लॉस हो जाएगा सर, है ना। सेंसेशन कितना हो गया उसको, एक्स्ट्रा लॉस हो हो जाएगा। गया। ठीक है, तो जो सेंसरी नर्व होती है ग्लांच पेनिस की, वो कितने अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में C3 का 200 देके देखो आप, या C3 का 1000, C3 का 200 या C3 का 1000 देके देखो आप। सपोर्ट में जाना पड़ेगा। प्रोटोकॉल में चलाता रहो। और सर एज के कारण, एज के कारण अगर ये कम हो जाता है सेक्स पावर उसमें सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हरीश सर। वहां पर आपको जब पर्टिकुलर इस प्रकार की कंडीशन नजर आती है ना, तो वहां पर इसका सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। जितनी भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है उससे आप देखो, ग्लैंड का जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा उसके पहले प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर आपको देना पड़ेगा S2, C2, A1, F1, WER1, RE, WE। ठीक है, किस डालो सर में सर? सर पॉजिटिव में D2 के ग्लोबस दो आप। अच्छा, देखो आप कितना मैजिक रिजल्ट मिलता है आपको। सर इसको D2 में ग्लूको पिल्स दे सकते हैं, D2 में पिल्स दे सकते हैं उसको, जैसे ज्यादा वो है बिल्कुल ही। सर D1 में दे दो, D1 में। अगर आपको इमीडिएट 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए ना। S2, C2, A1, F1, WEN1, RE, WE। अब D1 में दे दो, पानी में घोल के सर। अरे चूसने को दे दो सब, अच्छा, है ना, चूसने को दे दो। मैं बताता हूँ आपको दो। एक पेशेंट परसों ही आया था, उसने कहा कि मैंने एज पेशेंट है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत जल्दी ये हो जाता है, मैंने डिस्चार्ज हो जाता है। नर्वस वीकनेस में आएगा ये तो। बिल्कुल आएगा ना सर। एज ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कितनी भी एज हो, हमको उससे लेना देना ही नहीं है। हमारा काम तो ऑर्गन के लेवल पर है सर। एक क्लास सर ये मेल प्रॉब्लम के ऊपर रख लो सर, फीमेल पे तो काफी हो चुका है सारा डिस्कशन, मेल पे पर्टिकुलर नहीं हुआ। बीच बीच में टॉपिक आपने क्लियर करा दिया है, वो बता दिया है, लेकिन फिर भी यदि पॉसिबल हो या ऐसा हो तो देख लेना। बिल्कुल सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आदेश, आप देखो मैंने ग्रुप पे डाला है, मैंने, देखो आप। सर जी, जी एक पेशेंट है जिनकी लेफ्ट हैंड की रिंग, वो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ठंडी रहती है जी, और उसमें जख्म हो जाता है। अच्छा, हाँ, और उसमें फिर पस जाती है। ठीक है, और राइट हैंड की रिंग फिंगर और छोटी उंगली वो ठंडी रहती है। उसमें मैं जो दे रहा हूं उनको F1C4WE, लेकिन इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उनको। सर आप S5 या S3 को कीजिए, आप S5C3 को ऐड कीजिए RE के साथ, S5C3 RE के साथ। हाँ बिल्कुल, जनरल टॉनिक D5 बनाओ। हाँ जी, S5C3 RE डालो, वहां पर सर्कुलेशन कम हो रहा है सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, है ना, मसल्स के लेवल पर जाओ जी, मसल्स और नर्व के लेवल पर, तो S5C3 से कॉम्बिनेशन करके दे दो आप, ठीक है, इमीडिएट आपको रिजल्ट आएगा सर। जी जी, थैंक यू जी सर। ये दांत में रूट कैनल करता है, उसको अवॉइड करने का कुछ है? सर कल मैंने बताया तो था आपको। सर नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जेठानी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। एक पेशेंट है जिनको ओमिक्रॉन का ट्रीटमेंट दिया था, 3 दिन में क्योर हो गए वो, लेकिन टेम्परेचर डाउन हो गया उनका, 96 रह गया। जी बहुत बढ़िया सर। नमस्कार सर। आजकल ठंड बहुत लगती है, क्या करना चाहिए? इस चीज के लिए सर, जो ओमिक्रॉन का जो ट्रीटमेंट दिया था, टेम्परेचर रह गया, 3 दिन में क्योर तो हो गए वो, हाँ, लेकिन टेम्परेचर 96 रह गया।
सर S1A1 RE दो। उनको दिया मैंने, लेकिन उससे भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। सर आप F2W का कंप्रेस कर दो फोरहेड पे बस। ठीक है ना? जी, थैंक यू सर। सर नमस्ते। फाइल्स के पेशेंट में ब्लीडिंग था एक्चुअली मेरे पेशेंट को 2 दिन पहले, अभी तो नहीं है। इसमें A2 C5 C10 LGE देना चाहती हूँ मैं, और बाकी अपना स्लास S1A1 का 10 डायल्यूशन। इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहिए सर जी? सर नमस्कार। नमस्ते। आप पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है मैडम? हाँ जी। हिसाब से सिलेक्ट करिए आप। हाँ नहीं, और कुछ मेडिसिन ऐड करना चाहिए? आप यही दे के देखिए पहले। ओके फाइन। और ये जो डायल्यूशन सर नमस्ते। नमस्ते। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप दीजिए। ओके फाइन। नमस्ते मिनिस्टर। नमस्ते महेंद्र सर। नमस्कार मिनिस्टर। नमस्ते गौरव सर। मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप देखिए। मैंने जो भी प्रोटोकॉल बताया था आपको, S2 C2 A1 F1 WEN1, ठीक है, L1 REWE, ये मेरा खुद का प्राइवेट पेटेंट प्रोडक्ट है जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो आप। सर वीडियो क्लियर नहीं है सर। क्लियर इसलिए नहीं है कि वो जो स्टिकर है बहुत ज्यादा चमकीला है, ठीक है। मैं दिन में आपको बना के डाल दूंगा इसका। ओके सर किस बात का है सर ये प्रोटोकॉल? परमेटोजेनेसिस का, अभी आपने पूछा था उससे। सर थ्रोट कैंसर में A2C5 WEN1 A2C5 200 और WEN1 1000 कंटिन्यू दे रहा हूँ सर। पहला मंथ भी दिया और सेकंड मंथ में आपसे पूछने के बाद A2C5 2 बार भी करे, लेकिन पेन में कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है सर। L1 का 200 ऐड कर दो सर साथ में। थैंक यू सर। सर L1 किस में ऐड करना है सर? A2C5 में ऐड करना है सर? हाँ सर। L1 का मेन काम होगा वहां पर सेल का रीजनरेशन कराना और वहां पर पेन को सबसाइड करना। हाँ वही सर, नहीं ये 2 महीने से है वो कम नहीं हो रहा है सर। L1 ऐड कर। अगर और अच्छा चाहिए तो A1 का 200 भी ऐड कर लो उसमें आप। तो A1 A2 और C5। A1 A2 C5 और L1 200, ये चारों मेडिसिन का ऐड कर लो आप, पेन बंद हो जाएगा। इक्वल क्वांटिटी में करना है ना सर वो? सर इक्वल क्वांटिटी में। ओके थैंक यू। उसी से पूछना भूल गए थे, ये भाई का जो ट्रीटमेंट चल रहा है सर, उसके आंख में आंसू नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ ईयर ड्रॉप वगैरह आई ड्रॉप भी देना चाहिए ना सर? सर अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं करना है जब तक 1 मंथ रिजल्ट नहीं आता। हाँ मैंने यही कहा उसको कि 1 महीने बाद जब दवा खत्म होगा तब तो मैसेज कर देना। कंडीशन देखूंगा क्या डिफरेंस, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसिफिलस, जो ब्रेन से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये टॉपिक ले लिया दोस्तों। आज आप जब ब्रेन के लेवल पर देखते हो, छोटे छोटे बच्चों के लेवल पर देखते हो, तो आपको कई बार दिखता है कि ब्रेन के लेवल पर ताज लेकर आता है वो दोस्तों, ठीक है। CSF फ्लूइड जो होता है मेनिंजस से बाहर निकलकर पर्टिकुलर एरिया में सबसाइड हो जाता है, जिसके कारण हेड के रीजन में बड़ा सा हेड दिखता है। फ्लूइड्स, मूवेबल फ्लूइड्स उसको देखने को मिलता है दोस्तों। तो ब्रेन के अंदर जो डीप कैविटीज होती है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिकल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेंटिकल, उनके जो बुल्डअप होता है वहां पर जो होता है ना दोस्तों, फ्लूइड का बुल्डअप हो जाना हाइड्रोसिफिलस कहलाता है। जनरली अगर आप लोगों ने, शायद हमने नहीं पढ़ा है, हम पढ़ेंगे आगे, ब्रेन का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को पता हो दोस्तों, ब्रेन के लेवल पर जितना भी वहां पर सर्कुलेटरी प्रोसेस होता है वो पर्टिकुलर 2 रीजन से होता है। जब आप हार्ट से देखोगे, आपका एओर्टा जो ऊपर गया, ऊपर होकर टर्न होता है, टर्न होकर आर्च ऑफ एओर्टा बनाता है। आर्च ऑफ एओर्टा से दोस्तों लेफ्ट सबक्लेवियन और
आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज निकलती है दोस्तों, यही लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन, लेफ्ट वर्टिब्रल, राइट वर्टिब्रल आर्टरीज, ये जो होती है दोस्तों, ये वहां पर पर्टिकुलरली ब्रेन के लेवल पर अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती है दोस्तों। जब वर्टिब्रल आर्टरी से ऊपर की तरफ जाती है, ये वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है और ब्रेन का जो तीसरा पोर्शन होता है दोस्तों, इस रीजन पर जो फोरामेन मैग्नम के लेवल पर जाकर वहां से मर्ज होकर आगे की तरफ जाकर बेसिलर आर्टरी बनाती है, और बेसिलर आर्टरी आगे के जाकर फिर बाइफरकेट होकर दोस्तों वहां पर दोनों साइड राइट और लेफ्ट सेरेब्रल आर्टरी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और वो पूरे ब्रेन को एंटीरियर पोस्टीरियर पूरे ब्रेन को वहां पर छोटी छोटी ब्रांचेस के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन देता है। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, इनके बीच में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है दोस्तों, वो पूरे सर्कुलेशन को कवर करने का काम करता है जो ब्रेन के लेवल पर होता है, यानी उसका आपके अन्य पार्ट से कोई लेना देना नहीं, वो केवल और केवल ब्रेन के कंट्रोल में होता है जो वहां का सर्कुलेशन को कवर करता है। लेकिन जब कभी भी किसी प्रेशर इफेक्ट के कारण या किसी भी कारण से जब सीएसए फ्लूइड के लेवल पर लीकेज होता है दोस्तों, तो सीएसए फ्लूइड कहाँ होता है? इसी मेनिंजियल कैविटीज में बहता रहता है दोस्तों, और वहां से निकलकर पूरे स्पाइनल कैविटी में दोस्तों सप्लाई होता रहता है। और यही सीएसए फ्लूइड स्पेशली बताता है कि ब्रेन का फंक्शन है नॉर्मल या नहीं है दोस्तों। जब हमें जरूरत पड़ती है तो स्पाइनल लंबर वर्टिब्रा के बीच में से दोस्तों स्पाइनल मतलब अंदर से लंबर पंक्चर निडल डालकर दोस्तों वहां से स्पाइनल मतलब कैविटी के अंदर से दोस्तों जो सेरेब्रल फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करके वहां पर पूरी ब्रेन की स्टडी की जाती है कि ब्रेन में किसी प्रकार का वहां पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पस तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, वो सारा सीएसए फ्लूइड के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, जो इस लेवल पर हाइड्रोसिफिलस के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब एक्सेसिव फ्लूइड के कारण कई बार जब प्रेशर इफेक्ट वहां बढ़ जाता है दोस्तों, वेंट्रिकल का जो साइज होता है ना एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, और यही कारण है दोस्तों ये ब्रेन पर प्रेशर पुट करता है। और इसीलिए मैंने जो भी ये चैनल बताया, इस सारे चैनल के ऊपर प्रेशर इफेक्ट आ जाता है दोस्तों, और यही सीएसए फ्लूइड नॉर्मली वेंट्रिकल के थ्रू लगातार फ्लो करता रहता है दोस्तों। जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसके माध्यम से नीचे की तरफ ब्रेन और स्पाइनल कॉलम को दोस्तों बात कराता रहता है, नहलाता रहता है, और सारे न्यूट्रिशन इसी के माध्यम से दोस्तों पर्टिकुलर उनके सेल्स को मिलता रहता है। किंतु दोस्तों जब सीएसए फ्लूइड का ज्यादा मात्रा में प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों, जो हाइड्रोसिफिलस के साथ होता है, और यही बढ़ा हुआ प्रेशर दोस्तों ब्रेन के टिश्यू को धीरे धीरे करके वहां पर डैमेज करना शुरू करता है। याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए जब ब्रेन फंक्शन में एक लार्ज स्पेक्ट्रम के इम्पेयरमेंट को जब वो कॉज कर देगा, मतलब एक बड़े भाग का काम जो होता है वो अफेक्ट कर देगा, तो आप डेफिनेटली मान के चलिएगा दोस्तों ब्रेन का पर्टिकुलर रीजन, जो भी रीजन उसके अफेक्शन में आएगा वहां पर उसी से रिलेटेड बॉडी के लेवल पर पूरे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसीलिए यद्यपि हाइड्रोसिफिलस किसी भी एज में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों, हमको भी हो सकता है। मान लो हमारा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने में कहीं ना कहीं मेनिंजेस के लेयर ब्रेक हो गई, आपका जो कवरिंग होता है, वेंट्रिकल्स होता है, या जो स्पाइनल कार्ड के पर्टिकुलर एरिया में जॉइंट होते हैं, वो अगर लीकेज कर गए दोस्तों तो हमको भी हाइड्रोसिफिलस हो सकता है। ये इन्फेंट्स में और ओल्डर एडल्ट्स में तो आसानी के साथ मोर कॉमन रूप से आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए हाइड्रोसिफिलस को सर्जिकली ट्रीटमेंट करके ब्रेन में नॉर्मल सीएसए फ्लूइड लेवल को रिस्टोर या मेंटेन किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए एक वैरायटी का इंटरवेंशन प्राय वहां पर रिक्वायर्ड होता है, ताकि हाइड्रोसिफिलस से होने वाले सिम्टम या फंक्शनल इंपेयरमेंट को मैनेज किया जाए, अर्थात वहां से एक नली को निकाल दिया जाता है, जिसके माध्यम से लगातार ब्रेन के लेवल को फंक्शन को मेंटेन किया जाता है, और कुछ समय बाद फिर से रिसर्जरी करके उस नली को भी निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब ब्रेन के लेवल पर इस प्रकार का प्रेशर होता है तो वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण अभी हम लोगों को कहीं पर सूजन आता है हमारे पांव हाथ में, हम लोगों को कैसा फीलिंग होता है दोस्तों? हम लोगों को कितना पेन फीलिंग होता है, कहीं गिर गए सूजन आ गया, कितना पेन होता है, सोचो ब्रेन को कितना महसूस होता होगा। इसीलिए दोस्तों क्योंकि सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है ब्रेन, इसीलिए बहुत सारी डिफिकल्टीज वहां पर आपको फॉलो करने को मिलती है दोस्तों। जब आप कॉजेस के लेवल पर जाओगे तो सीएसए नॉर्मल कंडीशन में किसी को आपको मेरे को नहीं बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के माध्यम से लगातार मूवेबल रहता है, फ्लो करता रहता है दोस्तों। यानी कुछ प्रकार की कंडीशन में सीएसएफ का जो अमाउंट होता है दोस्तों वो ब्रेन में डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है, और सीएचएफ का अमाउंट जो होता है दोस्तों वो जब इंक्रीज होता है
तो जब एक ब्लॉक डेवलप होगा ना, कहीं पर कोई ब्लॉकेज हो गया चैनल में, तभी वहां पर उत्पन्न होता है दोस्तों, जो कि सीएसएफ को नॉर्मली फ्लो होने से रोक देगा। और जब नहीं फ्लो होगा डेफिनेटली वहां पर स्वेलिंग हो जाएगा। भाई आप किडनी स्टोन में देखते हो, स्टोन अट गया तो आप देखते हो यूरिन का फ्लो बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। एज इट इज कंडीशन आपको वहां पर हाइड्रोसिफिलिस के रूप में देखने को मिलता है। और यही कारण है दोस्तों, जब वहां पर ब्लड वेसल्स, याद रखिएगा इसीलिए बोल रहा हूं, जब हमारा ब्लड वेसल्स का एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तब ये कारण वहां पर काफी कॉमन रूप से देखने को मिलेगा। यानी ब्लड की जो कॉन्टेक्टिलिटी है, जो उसकी विस्कोसिटी होती है, जो वहां पर एब्जॉर्प्शन पावर होता है दोस्तों, जो डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, अगर उसमें किसी प्रकार का प्रेशर इफेक्ट जनरेट हो जाएगा तो हमारा ब्रेन एक एक्सेस अमाउंट में सीएसएफ को प्रोड्यूस करने लग जाएगा दोस्तों। और ज्यादा मात्रा में जब इस फ्लूइड के कारण ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो इस प्रेशर के कारण दोस्तों हमारे ब्रेन में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता हुआ फ्लूइड वो बाहरी सेल्स के लेवल पर बाहर इकट्ठा होने लग जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा, वही हाइड्रोसिफिलिस कहलाता है दोस्तों। बहुत बार देखा गया है कि कुछ केसेस में बॉडी के बॉर्न होने के पहले ही हाइड्रोसिफिलिस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, यानी ये एक बर्थ डिफेक्ट के रूप में फॉर्म होता है दोस्तों। ज्यादातर बच्चों में पहले ही डिलीवरी के पहले जब उसकी सोनोग्राफी की जाती है, तभी से वहां पर पता लग जाता है इस बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट है, डेफिनेटली आगे जाकर इसको हाइड्रोसिफिलिस हो जाएगा दोस्तों। तो ये ज्यादातर केसेस में देखने को पहले ही मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट होता है, जब आपके सामने देखने को मिलता है जिसमें स्पाइनल कॉलम क्लोज नहीं होता, याद रखिएगा जो स्पाइनल कॉलम है वो क्लोज नहीं होता है, तो अगर स्पाइनल कॉलम क्लोज नहीं होगा तो डेफिनेटली एक जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी के कारण होगा दोस्तों। और यही जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज के कारण यहाँ पर वेन 1 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए सेकंड प्रोटोकॉल में वेन 1 का उपयोग किया गया है। और हम टेबल प्रैक्टिस में ये सीखते आ रहे हैं दोस्तों। कुछ इन्फेक्शन जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन रूप से उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा जो प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, ग्रोथ भी होती है तो एबॉर्शन हो जाता है। कई बार एबॉर्शन की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है दोस्तों। आप लोगों ने टॉर्च टेस्ट का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, जब टॉर्च टेस्ट का नाम सुना होगा दोस्तों, जैसे रूबेला हो गया, ठीक है, टोडलर हो गया, ओल्डर चिल्ड्रन में ये कंडीशन बहुत कॉमन होती है दोस्तों, और ज्यादातर केसेस में वहां पर हो चुका होता है। तो ये कंडीशन इन्फेंट्स में भी उत्पन्न होती है दोस्तों, और बहुत कॉमन रूप से जब रूबेला, मीजल वायरस, जितने भी टॉर्च टेस्ट के लेवल पर दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन में जब होती है तो डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इंफेक्शन के कारण होता हुआ देखा जाता है। जैसे क्या मेनिंजाइटिस देख लो, ठीक है, बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है दोस्तों। स्पेशली बेबीज में ब्रेन में ब्लीडिंग डिलीवरी के दौरान या थोड़े दिनों के बाद में आपको होते हुए दिख जाती है। और यही कारण है दोस्तों, स्पेशली जो बेबीज प्रीमेच्योरली बॉर्न होते हैं, यानी कि प्रीमेच्योरिटी के लिप में जब बाल होते हैं दोस्तों, वहां पर आपको बहुत कॉमन रूप से दोस्तों हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलता है। जो इंजुरीज के पहले या इंजुरीज के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद में जब आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों उसको हेड ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, सीएनएस के ट्यूमर हो सकते हैं, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हाइड्रोसिफिलिस के लेवल पर। लेकिन जनरली देखा जाता है कि किसी भी शॉर्ट टर्म इंजुरी, मान लो फोर्सेप डिलीवरी करके निकाला गया, ठीक है, अब फोर्सेप डिलीवरी करके निकाला गया तो हो सकता है वहां प्रेशर इफेक्ट दे दिया गया हो, और जब स्कल के ऊपर प्रेशर आएगा, अंदर उसको पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेशर आएगा, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलेगा लीकेज हो गया, और लीकेज हो गया तो डेफिनेटली वो हाइड्रोसिफिलिस के रूप में आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। जब हाइड्रोसिफिलिस एडल्ट्स में उत्पन्न होता है दोस्तों, किसी भी एडल्ट्स के लेवल पर, तो वहां पर दोस्तों सीएसएफ लेवल राइज हो जाता है, वहां पर सीएसएफ लेवल आपको बढ़ावा मिलेगा। किंतु यूजुअली प्रेशर का जो अमाउंट होगा ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगा दोस्तों। इसीलिए इसके कारण ब्रेन में स्वेलिंग केवल डेवलप होगी, जिसके कारण फंक्शनल इंपेयरमेंट डेवलप हो जाएगा, अर्थात जो पार्ट वहां पर प्रेशराइज हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, वहां पर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। इसीलिए एडल्ट्स में यह कंडीशन जब यूजुअली देखते हो, ऐसी कंडीशन में रिजल्ट हो जाएगा कि सीएसएफ के फॉलोइंग जहां जहां सीएसएफ जाता था दोस्तों, वहां पर वो प्रिवेंट हो जाएगा, वहां जाना बंद हो जाएगा। यदि भी कुछ केसेस में यहां पर ऐसा कोई कॉज देखने को नहीं मिलता, लेकिन ब्लॉकेज सबसे इंपॉर्टेंट कॉज के रूप में हमको देखने को मिलता है, मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है दोस्तों। तो ये कंडीशन हायर रिस्क में होती है, हायर रिस्क में गिनी जाती है दोस्तों, क्योंकि पेशेंट को यदि किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस, वहां पर निम्न प्रकार का एक्सपीरियंस जब देखने को मिलता है ना, जैसे ब्रेन रिलेटेड कोई इंफेक्शन, मान लो मेनिंजाइटिस हो गया,
हेड में किसी प्रकार की इंजुरी हो गई तो फोर्सेप इंजुरी सबसे ज्यादा, बच्चा गिर गया, गिरने के बाद देखो फ्लूइड वहां कलेक्ट हो गया दोस्तों, कई बार पेरेंट्स आके बताते हैं। ब्रेन में ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो गई दोस्तों, ठीक है, ब्रेन की सर्जरी किसी प्रकार की हुई हो, कोई प्रॉब्लम थी उसको, सर्जरी हो, उसके बाद में हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलता है। तो ये बहुत कॉमन कारण होते हैं जो आपको टेबल प्रैक्टिस में दोस्तों आपके आमने सामने देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब सिम्टम्स की बात आती है तो सिम्टम्स के लेवल पर जब जाओगे तो ऑनसेट की एज के द्वारा जनरली साइन और सिम्टम दोस्तों हाइड्रोसेफेलस के लेवल पर डिफरेंट होता है। हर केसेस में आपको वरी देखने को मिलेगा, इसलिए आपको सीखने को मिलता है दोस्तों। मैंने अभी ज्योति मैडम ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उनको क्यों कहा सीखने को मिलेगा, अगर गलती करेंगे ना तो मैं सुधारने को तैयार हूं, लेकिन गलती नहीं करेंगे तो हमको सीखने को कैसे मिलेगा दोस्तों। यही चीज मेरे समझाने का, मेरे को किसी को नेगेटिव थॉट देने का मतलब नहीं है, मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं। जुगराज सर है पंजाब के, उनको मैं हमेशा बोलता हूं और मेरी डांट इतनी काम आ रही है कि उनके पास जो पहले 4-5 पेशेंट होते थे आज 15-20 पेशेंट पर डे हो रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे चरणजीत सर पंजाब में शुरुआत में 5-7 पेशेंट देखते थे, आज 15 से 20 पेशेंट पर डे देख रहे हैं। तो ये एक हमारी लेवल हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर जब आप इस चीज के लेवल पर जाएंगे तो आपको अनफॉर्चुनेटली दोस्तों जब ऑनसेट की एज के लेवल पर जाएंगे दोस्तों तो जनरली जो साइन और सिम्टम आपको देखने को मिलेगा इन्फेंट्स में, हाइड्रोसेफेलस का जो कॉमन साइन सिम्टम होगा दोस्तों वो एक लार्ज हेड के रूप में आपको अलग ही दिख जाएगा दोस्तों। आपको वहां पर किसी डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, आप देखते बोल दोगे अरे साहब इसका तो लार्ज हेड है, आप उंगली करके देखोगे पिटिंग ओडिमा होगा, आपको डेफिनेट लग जाएगा हाँ ये हाइड्रोसेफेलस है। एक रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ द हेड, ऐसे बच्चे का जो हेड का साइज होगा वो प्रेशर इफेक्ट के कारण बहुत तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। एक बल्जिंग या टेंस सॉफ्ट स्पॉट यानी फंटनेल्स वहां पर दोस्तों टॉप ऑफ द हेड पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यही कारण है दोस्तों जब ऐसे पेशेंट को जब आप फिजिकल ऑब्जर्व करोगे तो डायरेक्टली बोल दोगे दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोसेफेलस। लेकिन जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो जो फिजिकल सिम्टम पेशेंट बताएगा दोस्तों वो सबसे पहला सिम्टम होगा चूंकि हेड पर प्रेशर हो रहा है। आप देखते हो कई बार आप जब थक जाते हो और थकने के बाद आपके हेड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो बोलते हो यार मैं सो जाऊं नहीं तो वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है, और जब आप सोने की कोशिश करते हो अचानक वॉमिटिंग हो जाता है दोस्तों। तो जो फिजिकल सिम्टम होगा, जो प्रेशर इफेक्ट होगा, सबसे पहला सिम्टम वॉमिटिंग का होता है। स्लीपलेसनेस, वहां पर दोस्तों स्लीपीनेस होता है, बार बार आपको नींद आएगी, बार बार पेशेंट झपकी लेके सोने की कोशिश करेगा लेकिन वो इरिटेबिलिटी के लेवल पर होगा दोस्तों, व्याकुल हो जाएगा, चिंताग्रस्त हो जाएगा दोस्तों। पुअर फीडिंग, ऐसा बच्चा बहुत मुश्किल से पी पाएगा क्योंकि वो पीने के लिए जाएगा, दूध पीने के लिए शक करेगा, उसी समय प्रेशर इफेक्ट आ जाएगा और वो वहां पर दूध पीना छोड़ देगा दोस्तों। सीजर्स आने लग जाएंगे, उसको बार बार प्रेशर आएगा, डेफिनेटली जैसे एपिलेप्टिक अटैक आता है ऐसे सीजर्स आने लग जाएंगे दोस्तों। आइज फिक्स डाउनवर्ड, आइज हमेशा उसकी डाउनवर्ड, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट आ रहा ब्रेन पे, इसलिए ऑप्टिक कैविटी का जो प्रेशर इफेक्ट होने के कारण आंखें आगे की तरफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगी दोस्तों। यही कारण है दोस्तों सन सेटिंग ऑफ द आइज, आइज की जो है सन सेटिंग हो जाएगी। जैसे धूप में हम लोग एकदम से धूप हमारी आंखों पे आती है तो हम क्या वहां नहीं देख पाते, हम लोग नीचे देखने लग जाते हैं, सेम वो कंडीशन हो जाएगी दोस्तों। मसल स्टोन जो होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगा वहां पर डेफिसिट हो जाएगा डेफिनेटली। आपको पता है हम पढ़ ही रहे हैं ये चीज दोस्तों कि जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सेरेबेलम के एरिया पर किसी प्रकार का प्रेशर इफेक्ट आएगा तो जो मोटर इफेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, और मोटर इफेक्ट किस पे आएगा, मसल्स पे आएगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो होती है बिल्कुल नहीं मिलेगी दोस्तों। इसीलिए वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। यानी अमंग टॉडलर और ओल्डर चिल्ड्रन में दोस्तों साइन और सिम्टम जो इंक्लूड होंगे वो बहुत सारे सिम्टम आपको टेबल प्रैक्टिस में कई जनरल डिसीज से रिलेटेड बिल्कुल सेम सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। मान लो हेडेक, सबसे पहला सिम्टम हेडेक, ब्लड और डबल विजन, कई बार उसको ब्लड दिखता है, धुंधला दिखता है, कभी कभी डबल डबल दिखते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर फ्रंटल इफेक्ट जो होता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चैस्मा और ऑप्टिकल ट्रैक्ट पूरा जो हाइपोथैलेमस को कवर करके रखता है वो सबसे पहले प्रभावित होगा प्रेशर इफेक्ट में दोस्तों। इसीलिए उसको वहां पर डबल विजन देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। जो फिजिकल साइन वहां पर आपको देखने को मिलेगा एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ टॉडलर हेड, वो टॉडलर हेड हो जाएगा, एक अलग ही कंडीशन में देखने को मिलेगा दोस्तों। स्लीपीनेस देखने को मिलेगा, ज्यादातर समय दोस्तों उसको सोने को ही मिलेगा दोस्तों। डिफिकल्टी रिमेनिंग अवॉक और वॉकिंग अप, दोस्तों वहां पर किसी भी प्रकार से चलने फिरने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वजन के साथ में मूवमेंट होगा और वो उसको
एकदम से सोया भी रहेगा तो एकदम उठा देगा दोस्तों, चलते भी रहेगा तो एकदम उसको अनइजीनेस फीलिंग होगा, वो प्रॉपर चल नहीं पाएगा। इसीलिए दोस्तों नौसिया या वॉमिटिंग के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। अनस्टेबल बैलेंस आपको कॉमन रूप से देखने को मिलेगा, और ऐसी कंडीशन में पुअर कोऑर्डिनेशन मिलेगा, पुअर एपेटाइट मिलेगी, और सीजर्स तो बहुत कॉमन रूप से आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएंगे। और जब ये क्वालिटी आपको देखने को मिलती है तो बिहेवियरल और कॉग्निटिव चेंजेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। उसकी जो बिहेवियर में चेंज आ जाएगा दोस्तों, एक स्थिर चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहला इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा दोस्तों। उसकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा, आपको अलग ही दिख जाएगा, वो बच्चे की पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाएगी दोस्तों। प्रॉब्लम विद अटेंशन, वो किसी भी चीज में अटेंशन नहीं ले पाएगा दोस्तों। आप बात कर रहे हो वो उधर उसके उसमें लगा हुआ है दोस्तों, तो वहां पर अटेंशन नहीं कर पाएगा। वहां पर जब भी आप देखोगे वो स्कूल के परफॉर्मेंस में डिक्लाइन में चला जाएगा, बैक चला जाएगा दोस्तों। वहां पर जो परफॉर्मेंस उसको देना चाहिए वो प्रॉपर नहीं दे पाएगा। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो डिलेस या जो प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, वो प्रीवियस एक्वायर्ड स्किल के लेवल पर आएगी। पहले उसने जो भी वहां पर सीखा था वो सब भूल जाएगा दोस्तों, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है। वो जो बच्चा इन्फेंट्स है वो ये सारी चीजें भूल जाएगा, उसको फिर से मेंटल लॉस हो जाएगा दोस्तों। यही कारण है कि जब इस प्रकार के केसेस इन्फेंट के लेवल पर होते हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। उसकी जो जितनी भी स्किल्ड एबिलिटी होती है, सीखना, चलना, बोलना, सब डिलेड हो जाती है दोस्तों। अगर वो ठीक भी हो जाएगा तो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। दिस इज द काज, इसी कारण होता है दोस्तों। लेकिन यंग और मिडिल एज एडल्ट की जब बात करते हैं दोस्तों, इस ग्रुप में जो साइन और सिम्टम आएंगे दोस्तों वो भी लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोस्तों। हेडेक होगा, डिफिकल्टी इन रिमेनिंग अवाक, एकदम से उठने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, वेकअप करने में तकलीफ, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन या बैलेंस में तकलीफ। जैसे मैंने कहा था आपको, सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में इंबैलेंस हो जाएगा दोस्तों। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, देखिए आप यहीं से आपको समझना चाहिए कि लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल किसमें डेवलप हो रहा है। ब्रेन में किसी प्रकार का ट्रॉमा, इंजरी, प्रेशर हो रहा है, उसके कारण ब्लैडर कंट्रोल भी लॉस हो रहा है। या फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, या फिर ऐसा हो जाएगा बार बार उसको यूरिन के लिए जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि यूरिन का फ्लो उसके अंडरगारमेंट में ही हो जाता है दोस्तों। ज्यादातर पेशेंट्स ऐसी टाइप के देखने को मिलते हैं। इंपेयर्ड विजन, ऐसे लोगों में कभी कभी विजन का इंपेयरमेंट हो जाता है दोस्तों। डिक्लाइन इन मेमोरी कॉमन रूप से देखने को मिलता है। यंग एडल्ट्स में मेमोरी का लॉस सबसे कॉमन होता है दोस्तों। कंसंट्रेशन और अदर थिंकिंग स्किल्स होती है दोस्तों, जो जॉब परफॉर्मेंस की स्किल्स होती है, वो डेफिनेटली वहां पर अफेक्टेड हो जाती है। वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा जैसे उसको करना चाहिए दोस्तों। इसीलिए वहां पर डेफिनेटली अमंग एडल्ट्स ऐसे लोग दोस्तों 60 ईयर्स की एज और ओल्डर में यदि हाइड्रोसेफेलस का मोर कॉमन साइन और सिम्टम आप देखोगे दोस्तों, यानी ऐसे ओल्ड एज के लेवल पर वही स्थिति डेवलप हो जाती है जो बच्चों की होती है दोस्तों। आपको पता है जब बोन डेवलप होती है तो डेवलप होने के बाद पूरी बॉडी के जो बोन्स आपस में ओसिफाइड करती है, जुड़ती है दोस्तों, परमानेंटली जुड़ती है। वो 21 साल की एज में एडल्ट में, 18 साल की एज में फीमेल में जुड़ती है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जब वहां पर ओसिफिकेशन होता है तो फिक्सअप हो जाती है। तो उसके पहले तक तो वो ओपन रहती है, सॉफ्ट रहती है, कहीं से भी मूवमेंट इधर का उधर डिसलोकेट हो सकता है। लेकिन उसी प्रकार के कंडीशन 60 साल के ओल्ड एज के लोगों में भी देखने को मिल जाती है। सारे ऑर्गन लूज हो जाते हैं दोस्तों, उनके लिगामेंट, टेंडन, ऑर्गन, जो बोन्स का लेवल होता है बहुत लूज हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो मोर कॉमन साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा ना, वो सबसे पहला यही कारण है, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ अदर थिंकिंग, अन्य प्रकार के गंदे विचार, बुरे विचार उसको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। यही कारण है दोस्तों, उसकी जो स्किल्स होती है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलना फिरना उसका डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। यही कारण है सफरिंग गेट के जैसा डिस्क्राइब कर सकते हो दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब फील की, जब आप मतलब उसके फीट की तरफ जाओगे तो फीट की जो फीलिंग होगी ना वो स्टक हो जाएगी दोस्तों, यानी वो वहां पर चलने में भी दिक्कत हैगा, लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा, थक के चलेगा दोस्तों। पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस इसका मेन कारण होता है, क्योंकि मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं, पोस्चर का बैलेंस, टोन नहीं बनेगा मसल्स का, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्लोअर देन नॉर्मल वुमेन इन जनरल, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना में इसका जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो हो जाता है दोस्तों। यही कारण है, नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगा। यही कारण जब ऐसे पेशेंट का आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो दोस्तों टैपिंग विथ फिंगर टिप्स, ठीक है, टैपिंग विथ फिंगर टिप्स, जब आप वहां पर परकसन जिसको कहते हैं दोस्तों, आप वहां पर इस तरह से
उसके ऊपर रखकर इसको ऐसी उंगलियों को मारेंगे दोस्तों, तो आपको वहां पर साउंड सुनाई देगा, यानी स्कल पर एबनॉर्मल साउंड को शो करेगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों जो कि स्कल बोन के थिकनिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर केसेस में स्कल बोन में थिकनिंग बढ़ जाएगी दोस्तों। और स्कल बोन की जब सेपरेशन की बात होती है दोस्तों, तो डेफिनेटली सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट को शो करता है। और चाइल्ड की एज के साथ रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल होते हैं दोस्तों। वहां पर जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं, जो हम एक आप देखते हो ना, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं दोस्तों, वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके कहीं पर भी नी में ठोकते हैं, है ना, पुश करते हैं, उसको टच करते हैं, वो मूवमेंट देखते हैं, जर्क मूवमेंट देखते हैं, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मसल का जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं दोस्तों। इसीलिए यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी टेस्ट भी होती है दोस्तों, जैसे ट्रांस इल्यूमिनेशन ऑफ द हेड, वहां पर एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है दोस्तों। हेड का सीटी स्कैन करा लीजिए, स्कल का एक्सरे करा लीजिए, ब्रेन स्कैन आप रेडियो आइसोटोप्स करा लीजिए, आर्टियोग्राफी ऑफ ब्रेन ब्लड वेसल्स करा लीजिए, ईसीजी करा लीजिए, रेडियो न्यूक्लाइड सिस्टर्नोग्राम करा लीजिए, और वहां पर आप सीएसए फ्लूइड की एग्जामिनेशन करा लीजिए। सारी एग्जामिनेशन लगभग हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है दोस्तों। जब तक मॉडर्न साइंस है, उनके लिए उनके इंस्ट्रूमेंट के आधार पर वो डायग्नोस करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है। हम लोग तो देखकर बोल देते हैं कि हाँ दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोसिफिलिस, हमको पता है हमारे पास तो ऑर्गन की रेमेडी है, हमको वहां पर ऑर्गन की रेमेडी काम करना है। तो हमको यहाँ देखना है दो काम, एक यहाँ पर जो होलोमस्कुलर ऑर्गन है, पहला तो ये देखना है। अब आपको पता है होलोमस्कुलर ऑर्गन पे कौन सी मेडिसिन काम करती है दोस्तों, ठीक है, वो भी स्ट्रक्चरल। दूसरा हमको यहाँ देखना है फंक्शन गड़बड़ हो रहा, ठीक है, ये दूसरा मेडिसिन। तो फंक्शनल की सबसे बेस्ट मेडिसिन स्ट्रक्चर के लेवल पर जाएंगे तो S5 होती है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जब बेस्ट प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हो आप, तो पहला प्रोटोकॉल होता है S5, C2, L2, F1, A3, WE सेकेंड डायल्यूशन दोस्तों। जब ये मेडिसिन को आप दोगे, इसमें केवल वर्वन की 2 ड्रॉप डाल दीजिएगा, ओनली वर्वन की 2 ड्रॉप्स। क्यों डालना है आपको पता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके पूरी मेडिसिन फटाफट ब्रेन की तरफ चली जाएगी दोस्तों, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर अगर हम S1, F1, C1, WEN1, Y को थर्ड डायल्यूशन में दे दें, तो दोस्तों आपको मालूम है Y रिलैक्स कर देगा। जब किसी भी चीज को रिलैक्स करेगा, तो वहां से जितना भी फ्लूइड्स है, सारे फ्लूइड्स को बाहर निकाल दिया जाएगा दोस्तों। तो S1, F1, C1, WEN1, Y थर्ड डायल्यूशन में दोस्तों। A2, F2, C5, W को D4 में एक्सटर्नली अप्लाई कराना है दोस्तों। और जब आप वहां पर A2, F2, C5, W को D4 में एक्सटर्नल अप्लाई कराओगे, इमीडिएट आपको रिस्पांस मिलेगा। जो भी यूरिन कंट्रोल हो रहा है, जो भी वहां पर जितने भी हेड के रीजन पर फंक्शन की इम्बैलेंस हुआ, वो फंक्शन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा ये आपने पढ़ चुके हैं, आपको सब पता है दोस्तों। दूसरी बात, तीसरी बात, यहां पर अगर हम बीच बीच में वीकली S6 200 का डोज देंगे, क्या होगा दोस्तों, S6 का 200 डोज देंगे तो क्या होगा, यहां से यूरिन का फ्लो बढ़ेगा, फ्लूइड का फ्लो बढ़ेगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो हाइड्रोसिफिलिस के रीजन में जो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, फटाफट यूरिनरी सिस्टम की तरफ जाएगा, यूरिन के फ्लो को भी बढ़ाएगा, किडनी फेलियर की संभावना कम होगी। और वहां पर ब्रेन के लेवल से जो कंट्रोल सिस्टम हो रहा है, वहां नर्वाइन काम होगा दोस्तों। और नर्वाइन बेसिस पर वहां पर यूरिन का फ्लो बढ़कर जितना भी अनकंट्रोल हो रहा है दोस्तों, वहां पर सारी प्रोसेस को मेंटेन कर लिया जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, इस केसेस में आपको ब्रिलियंट रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा, और हाइड्रोसिफिलिस को आप वहां पर तुरंत कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। तो ये था हमारा आज का हाइड्रोसिफिलिस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहां पर कई बार जब अनकंट्रोल यूरिन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में C17 का 200 भी कभी कभी काम करता है दोस्तों। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वहां पर C17 का अगर 200 आपने देना चालू करा, तो वहां पर यूरिन का फ्लो रुक जाएगा दोस्तों। और यूरिन का फ्लो रुकना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद होता है यूरिन के फ्लो को बहाना दोस्तों। तो वहां पर S6 का 200 वो काम करेगा, जो C17 नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों सेरिबेलर न्यूक्लियाई। जब हम सेरिबेलर न्यूक्लियाई की बात करते हैं दोस्तों, तो हमने कल लास्ट में आपको बता दिया था
कि सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो होते हैं दोस्तों वो ग्रे मैटर के लेवल पर होते हैं, ग्रे मैटर का मासेस होते हैं दोस्तों, जो सेरिबेलम के व्हाइट मैटर में स्कैटर्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अंदर के साइड जो बाहर के साइड जो ग्रे मैटर होता है जो मॉलिक्यूलर लेयर के ऊपर, और यहाँ से परकिंज यहाँ से मोसी फाइबर जो ऊपर की तरफ जाते हैं वो बायफर्केट हो जाते हैं और बायफर्केट होकर उसी ग्रे मैटर के अंदर व्हाइट मैटर के साइड रूप में दोस्तों आगे की तरफ वो चले जाते हैं। तो ये स्कैटर्ड होते हैं, थोड़े थोड़े छितरे पितरे रहते हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर सेरिबेलम की अदर साइड पर 4 न्यूक्लियाइज होते हैं। ये 4 न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने कल आपको बताया था, ये दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये 4 जो न्यूक्लियाई होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूरे इस चैनल को सपोर्ट करने का काम करते हैं, चाहे अफ्रेंट चैनल चाहे इफ्रेंट चैनल, दोनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि दोनों साइड न्यूक्लियाई, ऐसा तो है नहीं कि एक साइड न्यूक्लियाई पाए जाएंगे दोस्तों, एक साइड अफ्रेंट पाया जाएगा तो एक साइड इफ्रेंट पाया जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, जब आप इन न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करते हो तो पहला न्यूक्लियाई होता है दोस्तों फास्टिजियल न्यूक्लियस। केवल नाम याद रखिए, नाम ही काफी है दोस्तों। फास्टिजियल न्यूक्लियस, फास्टिजियल न्यूक्लियस को न्यूक्लियस फास्टिजी भी कहते हैं दोस्तों। ये फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट सेरिबेलर न्यूक्लियस होता है, सबसे ओल्डेस्ट सेरिबेलर न्यूक्लियस होता है दोस्तों। और ये जो 4th वेंट्रिकल्स होता है उसकी रूफ को फॉर्म करता है दोस्तों, ठीक है। और अगर देखोगे उसकी रूफ के मिड लाइन पर नियर प्लेस्ड होता है। जैसे ये मिड लाइन है, सेंटर है, इधर आपका एक है, इधर एक है पार्ट उसका, तो यहाँ पर जो मिड सेंट्रल लाइन होती है वहां पर होता है, और वहीं से पूरा फ्लूइड्स आगे की तरफ मूवमेंट करता है दोस्तों। तो ये जो फास्टिजियल न्यूक्लियस होता है ये 4th वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। याद रखिएगा, ये एक वर्ड याद रखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 4th वेंट्रिकल को सपोर्ट करता है दोस्तों। दूसरा, ग्लोबोसस न्यूक्लियस। जब हम ग्लोबोसस न्यूक्लियस की बात करते हैं दोस्तों, तो जो ग्लोबोसस न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस फास्टाई के लेटरल में सिचुएटेड होता है। ये आप देखिए, हम ये फास्टिजियल न्यूक्लियस है, उसके लेटरल में देखिए आप ग्लोबोसस न्यूक्लियस है दोस्तों, बिल्कुल लेटरल में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका फास्टिजियस ग्लोबोसस है, और ये देखिए आप दोस्तों ग्लोबुलस न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, जस्ट उसके लेटरल में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये स्पेशली दोस्तों न्यूक्लियस ग्लोबोसस के जैसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो काम होता है ये पूरे ट्रैक को सपोर्ट करके दोस्तों आगे की तरफ मूवमेंट को बढ़ाने का काम करता है। तीसरा होता है इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस दोस्तों। इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस इम्बोलिफॉर्म भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस फास्टिजी और न्यूक्लियस ग्लोबोसस के बिलो स्थित होता है, उसके जस्ट नीचे स्थित होता है दोस्तों, इसको जो बोलते हैं इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और ये स्पेशल जो न्यूक्लियस होते हैं जब आगे काम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट होता है। चौथा होता है डेंटेट न्यूक्लियस दोस्तों। डेंटेट न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस डेंटेटस भी कहते हैं दोस्तों। ये लार्जेस्ट सेरेबेलर न्यूक्लियस होता है, ये क्रेनेटेड होता है, अर्थात डेंटेड न्यूक्लियस इसलिए वहां के जो लेटरल साइड होते हैं दोस्तों सेरेबेलम के, उन लेटरल साइड पर ये अपना पूरा फंक्शन कलेक्ट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो होता है व्हाइट मैटर के लेवल पर, ठीक है। हमने अभी तक ग्रे मैटर की बात की थी, अब हम बात करते हैं अंदर का जो एक्सॉन का लेवल होता है दोस्तों, जो व्हाइट मैटर होता है। यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और यही चीजें आपको मास्टर बनाएगी कि मूवमेंट को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों। तो जब आप व्हाइट मैटर ऑफ सेरेबेलम की बात करते हो तो सेरेबेलम का जो व्हाइट मैटर होता है ना वो अफ्रेंट और इफ्रेंट, ये दिख रहा है ना, अफ्रेंट और इफ्रेंट, ये जो टनल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जो ट्रैक ऊपर के जाएंगे वो कहां जाएंगे, व्हाइट मैटर के लेवल पर दोस्तों। तो सेरेबेलम का जो व्हाइट मैटर होता है अफ्रेंट और इफ्रेंट नर्व फाइबर के द्वारा फॉर्म्ड होता है। याद रखिएगा, जब अफ्रेंट और इफ्रेंट नर्व फाइबर के माध्यम से, एक ऊपर जा रहा है एक ऊपर से नीचे आ रहा, तो अफ्रेंट और इफ्रेंट नर्व फाइबर के माध्यम से फॉर्म्ड हो रहा है, तो कहां हो रहा है, सेंटर में हो रहा है, क्योंकि ग्रे मैटर बाहर है और व्हाइट मैटर अंदर है दोस्तों। इसीलिए 3 ग्रुप में क्लासिफाइड करना पड़ेगा आपको, और वो तीनों ग्रुप के आधार पर ही आप पर्टिकुलरली सेरेबेलम के फंक्शन को डिटेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। वो कैसे, अगर एक फाइबर की बात करोगे तो वो एसोसिएशन फाइबर होता है, यानी एसोसिएट करता है, सपोर्ट करता है दोस्तों। तो एसोसिएशन फाइबर सेम सेरेबेलर हेमिस्फीयर के डिफरेंट रीजन में कनेक्टेड होता है, यानी आप मान लो इधर का सेरेबेलर हेमिस्फीयर या इधर का, जिस साइड का होगा वहां पर सब दूर उसके फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोस्तों। इधर है तो यहां पर सब दूर उसके फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वो वहां पर उस हेमिस्फीयर के लेवल पर दोस्तों उसको सपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा हम जब बात करें उसको बोलता है कमिशुरल फाइबर। जब कमिशुरल फाइबर की बात करोगे दोस्तों तो कमिशुरल फाइबर सेरेबेलर रीजन पर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं
उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर दोस्तों उसके दोनों हाफ को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दोनों हाफ के एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है। यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करते हो, दो साइड है, उनको दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए जब ये दोनों फंक्शन करके उसको जोड़ दिया तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है प्रोजेक्शन फाइबर का, जो प्रोजेक्ट करता है हर चीज को दोस्तों। प्रोजेक्शन फाइबर एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर होते हैं दोस्तों, जो कि सेरेबेलम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अन्य पार्ट के साथ कनेक्ट करके रखता है, उनमें प्रोजेक्ट करके रखता है दोस्तों। यानी सेरेबेलम का प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे ना, वो 3 बंडल में अरेंज होता है। ये रखे 3 बंडल आपको मैंने बता रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तीनों पार्ट जो ब्रेन के लेवल पर कनेक्ट करता है दोस्तों। जब आप यहां पे देखोगे तो ये देखिए सेरेबेलम, सुपीरियर पोडेंकल, मिडिल पोडेंकल, इंफीरियर पोडेंकल, ये 3 पोडेंकल्स होते हैं। और ये तीनों पोडेंकल्स दोस्तों डायरेक्टली वहां पर सेरेबेलम को, सेरेब्रम को सेरेबेलम से, पोन्स को सेरेबेलम से और मेडुला को सेरेबेलम से कनेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कैसे दोस्तों, जब आप इन 3 बंडल्स के अरेंजमेंट को देखोगे तो अगर सुपीरियर सेरेब्रल पोडेंकल को देखोगे दोस्तों तो टिपिकली सेरेबेलम को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा। सबसे पहले क्या है, मिड ब्रेन, तो सेरेबेलम को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा दोस्तों। जो मिडिल सेरेबेलर पोडेंकल है वो किसको कलेक्ट करेगा दोस्तों, सेरेबेलम को पोन्स के बीच में कलेक्शन करेगा दोस्तों, सेरेबेलम के साथ पोन्स को जोड़ेगा दोस्तों। और जो तीसरा इंफीरियर सेरेबेलर पोडेंकल होता है वो सेरेबेलम को दोस्तों वहां पर मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच में ज्वाइन करने का काम करता है। तो हमको ये तीनों चीज क्लियर हो गई कि सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर पोडेंकल, ये मैंने वहां पे भी बताया था, यहां पे भी बता रहा हूं दोस्तों कि ऊपर जो सुपीरियर पोडेंकल होता है वो सेरेबेलम को दोस्तों मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है, जो मिडिल पोडेंकल होता है वो सेरेबेलम को पोन्स से कनेक्ट करता है दोस्तों, और जो इंफीरियर पोडेंकल होता है वो सेरेबेलम को मेडुला ऑब्लांगेटा से दोस्तों वहां पर कनेक्ट करता है। तो ये वो चैनल होते हैं जिनमें से अफरेंट और इफरेंट नर्व दोस्तों पास आउट होते हैं और पास आउट होकर अपने ट्रैक्ट के लेवल पर अपने पूरे काम को जनरेट करते हैं। यही कारण है दोस्तों, अगर हम यहां पर इन न्यूक्लियस को समझ गए तो पर्टिकुलर ऊपर की तरफ जब जाते हैं ये एफरेंट चैनल, ये इफरेंट चैनल सेम पाथवे को जनरेट करते हैं, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग होता है। एक का कैरेक्टर होता है ऊपर सेंसेशन को ले जाना, दूसरे का कैरेक्टर होता है ऊपर से मोटर रिस्पॉन्सेस को जनरेट करके नीचे की तरफ लेकर आना। लेकिन उनके बीच में भी इंटरकनेक्शंस होते हैं, यानी कोलेट्रल्स होता है। और वही कोलेट्रल्स का हमने कल भी देखा था कि कुछ कोलेट्रल जब सेरिब्रम में जाते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा टर्न लेके कुछ फाइबर सेरिब्रम को भी, सेरिबेलम को भी अपनी सूचना दे देते हैं। तो वो हमेशा अपने आउटडेटेड रहता है, हमेशा हर चीज को जो होने वाली रहती है उसके बारे में जानकारी लेता रहता है, उसको सही करता रहता है। यानी हमारे बॉडी के टोन, पोस्चर, बैलेंस और स्पेशली मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम इसी प्रोसेस के माध्यम से जनरेट होता है दोस्तों। तो फिर इंफीरियर पोडेंकल का काम क्या होगा दोस्तों, जब इंफीरियर सेरेब्रल पोडेंकल की बात करेंगे हम दोस्तों, तो इंफीरियर सेरेब्रल पोडेंकल को अदरवाइज रेस्टिफॉर्म बॉडीज कहते हैं दोस्तों। इसका एक स्पेशल नाम दिया गया रेस्टिफॉर्म बॉडीज दोस्तों, और ये प्रीडोमिनेंटली दोस्तों अफरेंट फाइबर को कंटेन करता है। इसमें क्या पाया जाता है, अफरेंट फाइबर, और ये नर्व फाइबर टेक्टाइल रिसेप्टर, प्रोप्रियो रिसेप्टर और सेरेबेलम के जितने भी वेस्टिबुलर अपरेटस होते हैं दोस्तों, वेस्टिबुलर अपरेटस इन्हीं काम से जुड़े हुए, उनमें जो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों उससे इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो आपको इतना क्लियर में समझा दूं कि ये नर्व फाइबर जब टेक्टाइल रिसेप्टर की बात आई, जब प्रोप्रियो रिसेप्टर की बात आई, जब सेरेबेलम के वेस्टिबुलर अपरेटस की बात आई दोस्तों, वहां पर जो रिसेप्टर है उनसे इंपल्सेस की बात आई, तो अगर इन 3 पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सीधा आपका इंफीरियर पोडेंकल का जो कनेक्शन है सेरेबेलम से वो वहां पर प्रभावित हो जाएगा दोस्तों। और यही कारण है मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेबेलम का लेवल वहां पर अफेक्टेड हो जाएगा, जिससे इनसे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होंगे, ये पार्ट जिस भी चीज को कनेक्ट करता होगा वो पार्ट वहां पर डिफॉल्ट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये बात बताना जरूरी है। दूसरा, मिडिल लेवल पर बात करें हम, मिडिल पोडेंकल की बात करें तो दोस्तों मिडिल सेरेब्रल पोडेंकल को अदरवाइज हम लोग दोस्तों ब्रेंकिया पोंटिस कहते हैं। और ये जो ब्रेंकिया पोंटिस होता है दोस्तों, ये पोडेंकल में प्रीडोमिनेंटली एफरेंट नर्व फाइबर पाए जाते हैं। इसमें हमेशा प्रीडोमिनेंटली आपको एफरेंट नर्व फाइबर मिलेंगे दोस्तों। और जब इस प्रकार के एफरेंट नर्व फाइबर पाए जाएंगे तो जो मिडिल सेरेब्रल पोडेंकल होगा दोस्तों, मोस्ट ऑफ द फाइबर
कमिश्रल फाइबर के रूप में जाने जाएंगे दोस्तों, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बोथ हाफ, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के एरिया को कनेक्ट करता है दोस्तों। तो जब दोनों एरिया को कनेक्ट कर रहा है तो अगर मान लो एक एरिया गया तो दूसरे एरिया का फंक्शन भी प्रभावित हो जाएगा दोस्तों। यही कारण है मिडिल पुलंकल जब यहाँ पर सेरेबेलम के साथ मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है, सॉरी पोन्स को कनेक्ट करता है दोस्तों, तो वहां पर सेरिब्रो पोन्टो सेरेबेलम जो जंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है, वो भी यहाँ पर टिपिकली प्रभावित हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो ब्रेन से जो कंट्रोल सिस्टम होता है, मोटर सिस्टम होता है दोस्तों, वो यहाँ पर डेफिनेटली प्रभावित हो जाएगा। इसी कारण जब सुपीरियर पुडंकल की बात करोगे आप दोस्तों, तो सुपीरियर सेरेब्रल पुडंकल को अदरवाइज ब्रेकिया कंजक्टिवा भी कहते हैं दोस्तों, जो कि प्रीडोमिनेंटली इफ्रेन फाइबर पाए जाते हैं दोस्तों। उसमें क्या पाए जाएंगे सुपीरियर पुडंकल में? प्रीडोमिनेंटली इफ्रेन फाइबर। अभी तक हमने दोनों पढ़ा, यहां पर अफ्रेन फाइबर पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या पाया जा रहा है? इफ्रेन। जो सुपीरियर पोडंकल होगा वहां से इफ्रेन फाइबर नीचे की तरफ आ रहे हैं दोस्तों। ये दोनों डिफरेंसेस आपको बताना था, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो नाम रख के मैं अलग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो अब आपको पर्टिकुलर एरिया वाइज हम लोगों को समझना है दोस्तों। एरिया वाइज यानी हमने जो पढ़ा था वेस्टिबुलो सेरिबेलम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। पर्टिकुलर हमने सेरिबेलम पढ़ा था, ठीक है। सेरिब्रो पोन्टो सेरिबेलम पढ़ा था। अब हम उसके फंक्शन देखते हैं, और वही फंक्शन हम लोगों को दोस्तों बताते हैं कि ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के लेवल पर कैसे मेंटेनेंस करता है, और उस मेंटेनेंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं ईएच के माध्यम से दोस्तों। अगर हम सिंपल थोड़ी थोड़ी चीजों को भी समझेंगे ना, तो हम लोग बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, मुझे भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल रही है दोस्तों। जो जो नहीं सीखने को मिलती है मैं आप लोगों को बकायदा बता रहा हूं। आप में से कई लोग भी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं दोस्तों। तो जब वेस्टिबुलो सेरिबेलम की बात आती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आर्की सेरिबेलम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आर्की सेरिबेलम, यानी वेस्टिबुलो जो सेरिबेलम होता है ये वेस्टिबुलर अपरेटस के साथ कनेक्टेड होता है। जो ईयर में हमने पढ़ा था दोस्तों, वेस्टिबुलर अपरेटस उसके साथ कनेक्टेड होगा, इसीलिए इसे हम वेस्टिबुलो सेरिबेलम के नाम से जानते हैं दोस्तों। वेस्टिबुलो सेरिबेलम सेरिबेलम का फाइलोजेनेटिकली सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है, इसीलिए हम इसको आर्की सेरिबेलम भी कहते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज से आता है दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं ना, जब से आता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको केवल एक लाइन में समझना है तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम क्या करता है दोस्तों। आप लोगों ने कभी देखा है वर्टिगो को? वर्टिगो को समझा है आपने कभी? चक्कर आना आपको मैंने बताया भी था आइस के लेवल पर दोस्तों। आपको मैंने एक वर्ड बताया था, आइस, ईयर और हेड रीजन, ठीक है। इनके तीनों के बीच में बैलेंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बैलेंस अगर मान लो इस आर्की सेरिबेलम के लेवल पर हुआ तो दोस्तों ये पोस्चर के लेवल पर, ठीक है, पोस्चर के लेवल पर, आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लेवल पर दोस्तों उसके मेंटेनेंस के साथ कंसर्न होता है। अगर आपको ये पता है तो देन वर्टिगो आपने कवर कर लिया। क्या दिया आपने वर्टिगो में? वर्टिगो में क्या दिया? अगर मान लो यहां पर आर्टेरियल प्रेशर जनरेट हो रहा है, आपने क्या दिया? मैंने बताया मेडिसिन, 2 मेडिसिन का प्रोटोकॉल बताया वर्टिगो के लिए दोस्तों, याद करिए आप, यही हमारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं कपिल सर, S12 A3 नहीं बताया मैंने, S11 A3 WE D6 या थर्ड डायल्यूशन, दूसरा बताया था A1 का 10th डायल्यूशन, ठीक है। आया याद? नहीं आया? चक्कर के लिए मैंने बताया था वर्टिगो के लिए दोस्तों, ठीक है। S11 A3 WE, अब कोरिलेट कीजिए। अब S11 कहां काम करता है, कौन सी नर्व पे काम करता है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर S11 A3 WE को जब आप थर्ड डायल्यूशन में दोगे दोस्तों, तो वेस्टिबुलोकोकस जब वहां पर काम करेगा तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। बिल्कुल करेक्ट विनोद सर। यहां पर जब आप इस छोटी छोटी चीज को समझ रहे हो तो आपको फिजियोलॉजिकल देखिए आपने पकड़ लिया। आप प्रोटोकॉल के टेंशन में मत जाइए कि ये प्रोटोकॉल क्या है। आप केवल ये देखिए कि यहाँ पर S11 जब वेगस नर्व पे काम कर रहा तो डेफिनेटली यहां पर भी काम करेगा। तो बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, उसको कंसर्न करना है, आप देखिए वहां पर काम कर जाएगा दोस्तों। फिर A1 10th क्यों काम कर रहा है? हमको पता है कि ब्रेन के लेवल पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके प्रेशर पे तो है ना हमारा कंट्रोल।
हम A1 कहाँ पे काम कर रहा है? A1 वहां पर पर्टिकुलर जो ब्लड सप्लाई जा रही है, सबसे पहले वहां पर निकलता है कोरोनरी आर्टरी दोस्तों, जो हार्ट के लेवल पर जाती है, सब क्लेवेन, और सब क्लेवेन से लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी लेफ्ट साइड में, और राइट में जब जाओगे तो वहां पर अलग अलग आर्टरीज के लेवल पर जाओगे, उसके बाद में आपको दोस्तों वहां पर सब क्लेवेन और वर्टिब्रल आर्टरी देखने को मिलेगा, फिर वो ऊपर जाकर बेसिलरी आर्टरी बनाएगी। तो इस लेवल पर जब वहां आर्टरीज के लेवल पर आपको प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उस प्रेशर को कम करना है, कैसे करोगे? A1 10th डायल्यूशन देकर, सिंपल सी बात है। तो वहां पर A1 का 10th डायल्यूशन दिया, नर्वाइन हो गया, तुरंत वहां पर प्रेशर को कम कर दिया, और इसीलिए वहां पर चक्कर के लेवल पर दोस्तों बहुत ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल के रूप में सामने आता है। मैक्सिमम केसेस में जब किसी भी प्रकार का आर्टियल या किसी भी प्रेशर इफेक्ट के कारण, बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रेशर के कारण किसी को वहां पर चक्कर आते हैं, तो वहां पर A1 10th डायल्यूशन ब्रिलियंट है। अगर किसी को ब्लीडिंग के कारण चक्कर आते हैं, A1 10th डायल्यूशन ब्लीडिंग भी बंद करेगा, चक्कर भी दूर करेगा। लेकिन अगर ब्रेन की किसी भी एक्टिविटी से जुड़ा होगा, तो वहां पर नर्व को स्टिमुलेट करना जरूरी है, वहां पर S11A3W का रोल है। ये किसी भी प्रकार के वर्टिगो के लेवल को D6 या थर्ड डायल्यूशन, मैं ज्यादा प्रिफर्ड थर्ड डायल्यूशन को करूंगा दोस्तों, क्योंकि यहां हमको न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमको नर्वाइन काम करने की जरूरत है। यहां हम D6 देंगे तो 19 मतलब 27, आप केवल 27 ml से 3 ml को वहां पर कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन जब हम यहाँ पर थर्ड डायल्यूशन देंगे, तो हम 15 टाइम यानी 3 ml को 47 हम जोड़ लो, कितना नेगेटिव कर दिया आपने, ठीक है? तो वहां पर नेगेटिविटी कहां जाएगी? वहां पर पूरे नर्व के लेवल पर जाएगी, सीधा न्यूरल यानी आफ्रेंट और इफ्रेंट पाथवे को आपने स्टिमुलेट किया, परकिंस सेल को स्टिमुलेट किया, और इसी प्रकार से आपने वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट कर दिया। इसीलिए वहां पर दोस्तों आपको पोस्चर इक्विलिब्रियम का मेंटेनेंस आप बड़ी आसानी से कर जाओगे। ये प्रोटोकॉल समझने की जरूरत है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों, जब आप वेस्टिबुलो सेरेबेलम के कंपोनेंट्स की बात करें हम, तो हमको और ज्यादा विस्तार से समझने का मिलेगा, और डिप में घुसते हैं हम दोस्तों। जब वेस्टिबुलर सेरेबेलम में आपने देखा था फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब इंक्लूड होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया था एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड देन आर्ची सेरेबेलम में फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब दोस्तों, तो वो यहां पर इंक्लूड होता है। तो दोस्तों जब फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब इंक्लूड होता है, तो वो क्या काम करता है दोस्तों? इसके लैटरल एक्सटेंशन, जिसको हम फ्लोक्यूलाई कहते हैं, फ्लोक्यूलाई कहते हैं दोस्तों, उसके द्वारा वहां पर ये फॉर्म्ड होता है। और कुछ फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा, याद रखिएगा मैं फिजियोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूं, मैं किसी एनाटॉमिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा वर्मिस के यूला को भी, जो वर्मिस का पार्ट हमने पढ़ा थे 9 पार्ट, उसमें जो यूला होता है दोस्तों, उसको भी वेस्टिबुलो सेरेबेलम के पार्ट के जैसे ही कंसीडर किया जाता है। अगर जब उसकी जैसे कंसीडर किया जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों हियरिंग टेंडेंसी से जुड़ा होगा, और वो भी इसी वेस्टिबुलो सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों हमारे जो बॉडी का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में मदद करेगा दोस्तों। अब वो बैलेंस आपके बोन, आपके मसल्स और आपके नर्व के, आपके ब्लड सर्कुलेशन के बीच में मेंटेनेंस का काम करेगा। तो एफरेंट और इफ्रेंट चैनल को बैलेंस करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सेरेबेलम के बीच में कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करेगा। तो यही काम तो हम ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए जब ऐसी कंडीशन में आपने F2W अप्लाई कर दिया, एक वो इंपैक्ट मिलेगा जो वहां पर बैलेंस कर रहा है दोस्तों। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इपिथैलेमस, सबथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, इनके सारे अफरेंट और डिफरेंट चैनल को आपने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन अपर लिम्ब के लेवल पर। लेकिन जब आपने वहां पर बात करी दोस्तों सेरेबेलम की, तो वर्मिस और पैरावर्मिस एरिया, तो वर्मिस एरिया आपके पूरे ब्रेन के ऊपर ट्रैक को कवर कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जब ऊपर के और नीचे के ट्रैक आपने पढ़े, तो आपने देखा शोल्डर रीजन, आपके नेक रीजन, आपका बैक रीजन, आपका हिप रीजन और आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज, हैंड्स, ये सब आपके कंट्रोल में हो गए दोस्तों। तो अगर मान लो कोऑर्डिनेशन की बात आती है दोस्तों, कनेक्शंस की बात आती है वेस्टिबुलो सेरेब्रम की, यानी जो आपके लेवल पर आपको समझना है, तो आपको दो चीज समझना पड़ेगी, एक जो इनपुट हो रहा है, अंदर आ रहा है सिग्नल, और एक जो आउटपुट हो रहा है, हमको दोनों समझना है। S3 C3 कहां प्रयोग करना है, S5 C5 कहां प्रयोग करना, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जब आप किसी भी पैरालिटिक पेशेंट को ट्रीट करते हो ना, मुझे तो यहीं से कंसिडरेशन मिला दोस्तों। अब आपको मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ मैंने आपको सही बताया दोस्तों। तो यहां पर जो कंसिडरेशन देखने को मिलता है दोस्तों, अफ्रेंट इनपुट कनेक्शन सबसे पहले देखें हम। अफ्रेंट ऊपर जाके जो इनपुट हो रहा है अंदर, वो कैसे जा रहा है दोस्तों, यहां से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? सब लोग डायग्राम निकाल लेना आपके, ठीक है? तो जब वेस्टिबुलो
सेरेब्रल ट्रैक्ट की बात आती है, तो अब आपको समझ आएगा कि वेस्ट करता है दोस्तों। वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक्ट जो होता है पोन्स और मेडुला में सिचुएटेड जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है वहां से अराइजिंग होता है दोस्तों, यानी वहां से अराइज होने वाले जो फाइबर होते हैं वो इसको फॉर्म करते हैं दोस्तों। ये इंफीरियर सेरेब्रल पुडंकल के थ्रू पास होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंफीरियर सेरेब्रल पुडंकल के थ्रू पास होता है। और सेम साइड में, उसी साइड में, राइट और लेफ्ट दो साइड है, राइट साइड है तो राइट में, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में दोस्तों। ये वहां पर सेम साइड में और सेरेब्रल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ग्लोबोसिस, न्यूक्लियस इम्बोलिफॉर्म और न्यूक्लियस फास्टिजी तक पहुंचता है दोस्तों। ये देखिए आप, यहां से निकला और ये पहुंच रहा है दोस्तों, ठीक है, चारों को वहां पर टच कर रहा है। और इस न्यूक्लियाई से फाइबर वेस्टिबुलो सेरेबेलम यानी फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब तक पहुंच जाता है दोस्तों। और जब यहां पर कोऑर्डिनेशन होकर चारों लोब से टच होते हुए फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब तक पहुंच गया तो डेफिनेटली वहां पर जाकर दोस्तों ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई टर्न होकर, ठीक है, वहां से टर्न हो रहा है और टर्न होकर इनर ईयर में, याद रखिएगा यही चीज मैं बता रहा हूं। हम जब बैलेंस की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था ईयर, नोज और आइस, इनके बीच में जो बैलेंस आपको दिख रहा है यही बैलेंस हमारा मेंटेन हो रहा है। लेकिन वो कैसे हो रहा है अब आपको समझ में आएगा। जब ये न्यूक्लियस से पहुंचे चारों न्यूक्लियाई तक, उसके बाद जब टर्न हुआ तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई टर्न होकर इनर ईयर में, यहीं से साइड से इनर ईयर में दोस्तों सिचुएटेड जो वेस्टिबुलर अपरेटस है, उस वेस्टिबुलर अपरेटस से जो फाइबर गया, ठीक है, उस फाइबर से जो रिसीव हुआ, वो फाइबर से इंपल्स जो रिसीव हुआ दोस्तों, जो कि वहां पर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, याद है आपको, ठीक है, ये जो कोक्लियर नर्व होती है, जो 8th क्रेनियल नर्व होती है दोस्तों, उसका जो वेस्टिबुलर डिवीजन होता है, उस वेस्टिबुलर डिवीजन के थ्रू वहां पर रिसीव होता है। यही कारण है दोस्तों, ईयर के लेवल पर भी अगर कोई प्रॉब्लम कनेक्ट होती है तो आपको इसी वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक्ट से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी यही वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक्ट जो होता है ये डायरेक्टली लिंक होता है आपके ईयर से। अगर आपके ईयर में कोई प्रॉब्लम, अब मैं आपको सीधा सा बात बोलूं, जैसे पंकज सर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आपके पास दो दो केस है, आपके भाई और उनके बच्चे, आप इस चीज को बहुत अच्छे से माइंड कीजिएगा, इसको सीखिएगा। अगर आपको नहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा आप, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, अगर मान लो कई लोग बोलते हैं उम्र के हिसाब से जैसे जैसे एज बढ़ती है डिफनेस आती जाती है, मानते हैं कि नहीं आप, ठीक है, वहां पर नर्व का डिजनरेशन हो जाता है, ठीक है। एज इट इज यहां पर दोस्तों जब इसका लिंक होता है और यहां पर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व यानी 8th क्रेनियल नर्व के लेवल पर जो फाइबर रिसीव होकर वहां पर जानते हैं, तो वहां पर जब जाता है, जब उनके बीच में कोरिलेशन होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन होता है, तभी तो हमारा बैलेंस मेंटेन हो रहा है। अगर मान लो धीरे धीरे करके नर्व का डिजनरेशन हुआ और नर्व का डिजनरेशन हुआ तो डिफनेस आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए वहां पर दो पेशेंट है उनके पास, एक एज फैक्टर का है और एक विदाउट एज फैक्टर, मतलब यंग ब्रिगेड है। अब ऐसी कंडीशन में यंग ब्रिगेड का 60% ईयर लॉस हो गया, तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों। यदि आपको बार बार कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, ईयर के लेवल पर बार बार कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्रेन के लेवल पर बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, देन इस ट्रैक पर अगर किसी प्रकार का कोई लीजन या डैमेज हुआ, डेफिनेटली आपको डिफनेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जब ईएनटी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेगा आपका 20% गया, आपका 40% गया, आपका 60% गया। कैसे तय किया उसने, कैसे तय कर लिया दोस्तों, वो इसी लेवल पर तय करा कि कौन सा फाइबर कहां से जनरेट हुआ, किस न्यूक्लियस तक गया और किस न्यूक्लियस पर जाकर किस न्यूक्लियस के लेवल से वहां पर सेंसेशन का ब्लॉकेज हो गया। वो तुरंत वहां जान जाएगा कि यहां पर ब्लॉकेजेस हुआ तो एक्साइटेशन या स्टिमुलेशन में ब्लॉकेज हुआ या इनहिबिशन के लेवल पर डायरेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पर आपका सबसे बड़ा प्रोटोकॉल जनरेट होगा। लेकिन हम मास्टर हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमेपैथ के। क्यों मास्टर है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, यहां पर सेंसेशन तो जाता है लेकिन मोटर रिस्पॉन्स नहीं आता दोस्तों। डिफनेस क्या है, ठीक है, यहां पर मोटर रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं। अगर मोटर रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे तो व्हाट इज द मेडिसिन, जनरल टॉनिक में क्या डाल के दोगे आप, फटाफट बताइए दोस्तों। अधूरी मैडम, अधूरी मेडिसिन बताई पद्मावती मैडम आपने। इसके साथ एक मेडिसिन और ऐड कीजिए, गौरव सर इसके साथ एक और ऐड कीजिए। बिल्कुल सही, S5C5, ठीक है। यहां पर S5C5 का सपोर्ट देते हो तो आप देखो कहां जा रहे हो आप,
ठीक है, ये चीज आपको सीखने के लिए मैंने बता दिया आपको दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जब आप पर्टिकुलर C5 S5 को ऐड करके देते हो, अब आपको ये देखना है कि मुझे बी देना है या आर देना है। अब आपको यहां सिलेक्ट करना, अगर किसी प्रकार का कोल्ड कोराइजा के कारण अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है और उस डिस्ट्रक्शन के कारण वहां मुझे हीलिंग करना पड़ेगा, देन यू चूज जी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर जी का चूज कीजिए। आपको लगता है कि नहीं एज फैक्टर के हिसाब से होता है, आर का चूज कीजिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं साहब यहां कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और उसी के कारण उससे रिलेटेड कोई लिंक जो होता है वो लिंक वहां पर फेलियर हुआ है। ठीक है, वहां पर लिंक, क्योंकि जितनी भी आर्टरीज का लेवल हुआ, मैंने इसीलिए आर्टरीज का लेवल आपको बताया, वहां पर जब आर्टरीज का लेवल हुआ और उन आर्टरीज के साथ में, उन वेन्स के साथ में वहां पर नर्व्स उनके आसपास लपट के चलती है। ठीक है, तो उनके आसपास जाने वाली नर्व के ट्रैक में कई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां पर आप क्या करोगे, आर्टरी की वेन के लेवल पर, आर्टरी और वेन दोनों के लेवल पर जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात आएगी, कौन सी मेडिसिन काम करेगी दोस्तों, आपको सबको पता है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए वहां पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का रोल बहुत जबरदस्त आएगा। बाकी का काम जनरल टॉनिक देख लेगा दोस्तों, D6 में वो सब कर देगा, प्यूरिफिकेशन जो करना है, लेकिन वहां पर ब्लड सर्कुलेशन आपको जब कैपिलरी की वाल, आर्टरीज की वाल, वेन की वाल पे काम करना है, तो बी आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी दोस्तों। यही कारण है कि क्वालिटी और क्वांटिटी फ्लो की जब बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आप देखेंगे वहां पर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आप एक्सटर्नली आरई अप्लाई कर दीजिए ना, उसको भी क्यों छोड़े हम, एक्सटर्नली आरई अप्लाई कर दीजिए कान के पीछे, देखिए रिजल्ट आप। ठीक है, यही चीज सीखने का था, इसलिए मैंने इतना डिटेल बताया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये इनपुट की बात हुई, तो अब चलो हम बाहर की बात करते हैं, इफ्रेंट आउटपुट कनेक्शंस की बात करते हैं दोस्तों, यानी सेरिब्लो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। जब सेरिब्लो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट के फाइबर फ्लोक्युलोनोडुलर लोब से अराइज होते हैं दोस्तों, जो सेम साइड के इंफीरियर सेरिब्रल पुडिंकल के थ्रू पास होते हैं और ब्रेन स्टेम में वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पर टर्मिनेट होते हैं दोस्तों। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पर टर्मिनेट हो रहे हैं, इसीलिए दोस्तों जब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से फाइबर मीडियल और लेटरल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक को फॉर्म करेगा, तो वहां पर दोस्तों वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, याद करिए आप, वेस्ट ईयर से पूरे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ दोस्तों, तो जो कि स्पाइनल कॉर्ड में अल्फा मोटर न्यूरॉन के मीडियल ग्रुप पर टर्मिनेट होता है। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि यहां पर मोटर न्यूरॉन का रोल होगा, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर जो फाइबर होगा जो मीडियल और लेटरल वेडियो मतलब वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक को फॉर्म कर रहा है, तो भाई मोटर से रिस्पांस, मैंने कहा ना या मोटर रिस्पांस का होगा, इसीलिए दोस्तों जो यहां पर मीडियल ग्रुप होगा जब उस पे ये टर्मिनेट होगा अल्फा मोटर न्यूरॉन पर दोस्तों, तो ये पाथवे मोटर पाथवे के मीडियल सिस्टम के पार्ट को फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। ठीक है, और जब इस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम पे बात करने का आएगी, इसीलिए तो आपने मेडिसिन बता दी फटाफट कि भाई S5 C5, क्योंकि मोटर लेवल पर काम करने की बात आई है दोस्तों। इसीलिए यहां पर आप जब कनेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर सेरेबेलम को देखेंगे तो यहां पर जितने भी वेस्टिबुलर ट्रैक यानी डिफरेंस से रिलेटेड आएगी, वहां पर S5 C5 का रोल क्यों होता है, आप में से कोई भी अब भूलेगा नहीं, सबको पता चल गया दोस्तों। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जब हमने सेरिब्रो वेस्टिबुलर ट्रैक की बात करी, तो अब हम बात करते हैं फास्टिजियो बल्बर ट्रैक। यहां पर कई ट्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और यही ट्रैक्स आपको मास्टर बना देंगे इस लेवल पर काम करने का, नर्व के लेवल पर काम करने का दोस्तों। जो फास्टिगो बल्बर ट्रैक होता है दोस्तों, यानी फास्टिगो बल्बर ट्रैक के फाइबर फास्टिजियस न्यूक्लियस से अराइज होते हैं और सेम साइड के दोस्तों इंफीरियर सेरिब्रल पुडेंकल के थ्रू पास होते हैं, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट है दोस्तों। और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, ये रेटिकुलर मैंने आपको बताया था, रेटिकुलर फॉर्मेशन पर टर्मिनेट हो जाते हैं दोस्तों, वहां पर जाकर समाप्त हो जाते हैं, और यही वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक अराइज होता है, और यही आगे की तरफ जो हमने वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक में पढ़ा था वही यहां से आगे की तरफ ज्वाइन कर लेता है दोस्तों। तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन पर टर्मिनेट होगा और वहीं से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन से रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक अराइज हो जाता है, और जब रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक अराइज होगा तो स्पाइनल कॉर्ड में जो गामा मोटर न्यूरॉन है उस पर जाकर अल्फा पे टर्मिनेट हुआ, वहां से आगे की तरफ आपने देखा रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक अराइज हुआ,
और स्पाइनल कॉर्ड में जो गामा मोटर न्यूरॉन है उस पर जाकर टर्मिनेट हो गया। तो जो मीडियल मोटर सिस्टम के पार्ट को फॉर्म करेगा वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को फॉर्म करेगा, यानी बाहर के, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, जो पिरामिड्स होते हैं उस पिरामिड्स के बाहर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को फॉर्म करेगा। और यही कारण है दोस्तों कि यहां पर भी आपको स्पेशली S5C5 का रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स पर्टिकुलरली स्टिमुलेशन करके आगे की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए यहां पर जब इनको मोटर रिस्पॉन्सेस मिलेगा तो ब्रेन की तरफ से रिस्पॉन्सेस मिल रहा है, ठीक है। यहां पर हम सेंसेशन नहीं करवा रहे हैं, ये ब्रेन की तरफ से मोटर रिस्पॉन्सेस मिल रहा है। आप देख रहे हो एक न्यूरॉन का काम खत्म हुआ, उसने वहां पर अपना अल्फा मोटर न्यूरॉन पर टर्मिनेट हो गया, दूसरा मोटर न्यूरॉन अल्फा के बाद से चला, वो गामा मोटर न्यूरॉन पर टर्मिनेट हो गया। तो ये देख रहे हो 1 बाय 1 मोटर न्यूरॉन वहां पर कनेक्शन हो रहा है और वो सिस्टम ट्रैक के रूप में, जैसे हमने वहां देखा था फिजियोलॉजी ऑफ पेन में, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, थैलेमस, देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऐसे रिटर्न भी हो रहा है और रिटर्न भी होगा दोस्तों। तो यहां पर आपको स्पेसिफिक फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे फंक्शन मिलेगा? वेस्टिबुलो सेरेबेलम के लेवल पर फंक्शन मिलेगा दोस्तों। इसीलिए जब आप वेस्टिबुलो सेरेबेलम के फंक्शन की बात करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। जब वेस्टिबुलो सेरेबुलर यानी वेस्टिबुलर एपरेटस से कोई भी इंपल्सेस का रिसीविंग होता है दोस्तों, ठीक है, आपको कान से सुनने में आया कि हाँ भाई फलानी जगह देखो कितनी अच्छी बस जा रही, तो क्या आप, मैं इधर देख रहा हूं तो आप उधर देखोगे नहीं? आपको किसी ने कहा देख कितनी अच्छी मोटर जा रही, आप तुरंत वहां देखोगे हाँ यार लग्जरी गाड़ी है यार, हो गए यार कम से कम 80-90 लाख के, तो आप क्या इधर ही देखोगे, आप एकदम से टर्न हो जाओगे, ठीक है। ये किसके माध्यम से हो रहा? इसी वेस्टिबुलोकोक्लियर ट्रैक्ट के माध्यम से हो रहा है दोस्तों। तो जब ये आपको इंपल्स रिसीव हो रही है तो आपकी बॉडी का टोन, आपकी बॉडी का पोस्चर, आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम उसको रेगुलेट करेगी। क्या ऐसे ही देखते रहोगे? नहीं, आपको टर्न करना पड़ेगा। तो ये किसके माध्यम से हो रहा? इसी वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक्ट के माध्यम से हो रहा है दोस्तों। तो जब आप वेस्टिबुलर अपरेटस पे बात करते हो तो जो ग्रेविटी होती है दोस्तों, ग्रेविटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को सेंड करेगी दोस्तों। जो ग्रेविटी के हिसाब से आपके कान में पूरा आया है, इंपल्सेस आया है, जो भी शब्द आए हैं दोस्तों, उसको वहां से उस ग्रेविटी के मतलब भारी है या कम भारी है या बिल्कुल हल्की है, कैसी है, उस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग दोस्तों वहां पर उसको इंपल्सेस को सेंड करती है। साथ ही जो वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक्ट के थ्रू वेस्टिबुलो सेरेबेलम का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वहां पर क्या होगा दोस्तों, हर लेवल पर एंगुलर, एक एंगल के हिसाब से दोस्तों वहां पर आगे की तरफ लाइनियर मूवमेंट, यानी आपने अगर वहां पर मान लो कि सांप दिख गया और सांप दिख गया, अचानक आपको किसी ने कहा अरे सांप है तेरे पांव में, हट, एकदम से आप भागोगे कि वहीं खड़े रहोगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी में तो मूवमेंट बहुत तेजी के साथ हो गया, ठीक है। तो यहां पर जितना आपका मतलब कोई चीज इमरजेंसी होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन काम कर लेता है। तो ये लीनियर मूवमेंट के रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को भेजता है दोस्तों कि वहां पर कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप, कई लोग बोलते हैं अरे ऐसा है वहां चल रहा है क्या, ऐसा, आप मना नहीं चला, ठीक है, मतलब जो आपके काम की चीज है वो आप फट से अडॉप्ट करते हो, जो आपकी काम की चीज नहीं है वो आप अडॉप्ट नहीं करते हो। इसमें आपकी बॉडी भी आपका सपोर्ट करती है दोस्तों। तो जो वेस्टिबुलर सेरेबेलम के इसके बाद में अगर आप देखते हो तो आपकी बॉडी के लेवल पर दोस्तों आपको जो इंफॉर्मेशन गई वो वेस्टिबुलो स्पाइनल और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट के वाया दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल सेंड करता है। याद करिए अब इस चीज को दोस्तों, यहां पर जब वेस्टिबुलो सेरेबेलम, इसके बाद में वेस्टिबुलो स्पाइनल और रेटिकुलो स्पाइनल, यानी रेटिकुलो स्पाइनल और वेस्टिबुलो स्पाइनल, कान और आंख के लेवल से आप देख रहे हो और आप सुन रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्पाइनल ट्रैक काम कर रहा है ना। तो वही चीज दोस्तों यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, वेस्टिबुलो स्पाइनल और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक के वाया स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल सेंड हो रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड उसी के अगेंस्ट आपको पूरा रिस्पांस दे रहा है कि हाँ मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे डांस करना। आपको डांस नहीं आता, अगर कोई जबरदस्ती कराएगा तो आप कर लेंगे क्या डांस? नहीं ना। वहां पर ये सारा मैकेनिज्म आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों, और वही आपको यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेस्टिबुलो सेरेबेलम को समझ गए तो आपने बहुत सारी चीजें जनरेट कर ली है दोस्तों। यानी नॉर्मली जब आप देखोगे दोस्तों, वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट और अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू दोस्तों कहां कहां काम करेगा, नोट कीजिएगा दोस्तों। ये ट्रंक पे काम करेगा, आपके ट्रंक यानी पेट रीजन, आपके नेक रीजन,
आपके लिम्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने का काम करेगा। अब मुझे बताइए, मैंने जितनी मेहनत करी, अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने इस मैकेनिज्म के माध्यम से ट्रंक, नेक और लिम्स के मूवमेंट को जब फैसिलिटेट कर लिया दोस्तों, तो आप मुझे बताइए आप फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हो या नहीं? Why we are choosing S5C4RE या S5C3RE? अब आपको समझ में आ गया कि मैंने फिक्स क्यों कर लिया उस लेवल पर, मैं बदल के क्यों नहीं देता हूं, दर्द बंद हो जाता आरी को जी में कन्वर्ट कर देता हूं दोस्तों। तो ये इसलिए क्योंकि ट्रंक, नेक और लिम्ब के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है आपका ये वेस्टिबुलो सेरेबेलर या वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो जब आपको ये समझ में आया कि यहां पर जितना भी मोटर इंपल्सेस आ रहा वहां पर डिफॉल्ट होगा, इसीलिए पैरालिसिस के लेवल पर जब मोटर रिस्पॉन्सेस में ब्लॉकेज आता है तो सबसे पहले मेडिसिन S5C5 सिलेक्ट की जाती है दोस्तों। क्यों की जाती है सब आपको समझ में आ गया। तो जो मेड्यूलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है दोस्तों, और जब यहां पर मेड्यूलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन होगा तो जो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक होगा यानी आंखों से स्पाइनल या गामा मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो मसल स्टोन्स होते हैं ना, उनको भी इनिबिट करने का काम करता है। यही तो मेन रीजन है दोस्तों कि यहां पर जब गामा मोटर न्यूरॉन के लेवल पर आएगी तो वो क्या करेगा, वो मसल स्टोन को इनिबिट कर देगा। भाई आप तुम ज्यादा काम कर रहे हो, रुक जाओ। तो यहां पर ब्लॉकेज होता है और यहां के ब्लॉकेज को भी कंट्रोल करता है आपका वेस्टिबुलो सेरेब्रो या रेटिकुलो सेरेब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। इसीलिए दोस्तों यहां पर आप जब फोरहेड के ऊपर और आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो तो आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप दोनों चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। केवल आपको सपोर्ट देना इंटरनल, आप इंटरनल पर्टिकुलर ऑर्गन अगर उस ऑर्गन के लेवल पर न्यूट्रिशन नहीं है, आप पहले पॉजिटिव दो और साथ में आपको S1F1 1000 दे दो। क्यों देते हैं अब आपको समझ में आना चाहिए। S1F1 1000 क्या कर रहा है आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन है, आपने S1F1 1000 दिया ना, आपने पूरे ट्रैक को जनरेट किया, आपने पूरे ट्रैक पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रैक के लेवल पर जहां ब्लॉकेज है वहां तो न्यूट्रिशन मिला नहीं, ठीक है। उस ऑर्गन में जहां ब्लॉकेज दिख रहा है आपको, अगर ये मालूम पड़ गया उस ऑर्गन के मेडिसिन में S5C5A3 L1F1RE को आप अप्लाई करा दीजिए इंटरनली, आप देखिए रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आपने उसको न्यूट्रिशन दे दिया, उसको सिक्रेशन बढ़ा दिया। अब आपने सिक्रेशन बढ़ाया तो ऐसा तो नहीं है कि ग्लैंड का ही सिक्रेशन बढ़ेगा, वहां एस्पार्टेट भी बढ़ेगा, वहां ग्लूटामेट भी बढ़ेगा, वहां गाबा भी बढ़ेगा, तीनों के लेवल मेंटेन होंगे। और जब आपको यहां पर जरूरत है, आपने आरी दिया, आरी से क्या हुआ, सेंसेशन, जहां पर सेंसरी इंपल्सेस है वो सेंसरी एस्पार्टेट बहुत तेजी के साथ जनरेट होगा, ठीक है। अगर आपने वहां पर S1F1 दिया तो वहां से मोटर रिस्पांस बहुत तेजी के साथ जनरेट होगा। तो आपने तो दोनों काम कर दिया, एक तरफ न्यूट्रिशन, एक तरफ आपने पूरा ग्लूटामेट को भी मतलब वहां पर सीक्रेट करा दिया। तो ये कारण है दोस्तों, इसलिए दोनों का बैलेंस आपको देखना पड़ता है। यही कारण है दोस्तों, जब आपने ये दोनों कंडीशन को करेक्ट किया तो यहां पर वेस्टिबुलो सेरेबेलम दोनों वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, चाहे वो मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन को इनिबिट करने का काम करेगा दोस्तों। और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों नेक, ट्रंक, लिम्स का मूवमेंट चेक्ड होता है, लगातार चेक कर सकते हो दोस्तों, और मसल स्टोन इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। जब आप इसी वेस्टिबुलो सेरेबेलम यानी दोनों वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पर काम करोगे तो मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन को आप इनिबिट करोगे दोस्तों, ठीक है। और मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन को जब इनिबिट कर दोगे दोस्तों, इसी के परिणाम स्वरूप तो आप नेक, ट्रंक, लिम्स का मूवमेंट चेक करोगे और डेफिनेटली मसल टोन को आप इंक्रीज कर दोगे। और जब मसल टोन इंक्रीज होगी तब क्या होगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस इफेक्ट के कारण कोई भी डिस्टरबेंस अगर पोस्चर और इक्विलिब्रियम में होता है, करेक्ट हो जाता है दोस्तों। अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, यानी जो भी इफेक्ट इस प्रकार का डेवलप हो रहा है, इस प्रकार का डिस्टरबेंसेस हो रहा है, तो पोस्चर और इक्विलिब्रियम में अगर हो रहा है तो वो करेक्ट हो जाता है दोस्तों। यही मैकेनिज्म को समझकर मैं S1F1 आपको ब्लाइंडली बोल देता हूं, बिल्कुल ब्लाइंडली बोलता हूं। और अब आप लोग भी ब्लाइंडली काम करोगे दोस्तों S1F1 के लेवल पर, वो भी 1000 के। केवल ऑर्गन को न्यूट्रिशन दो, S1F1 आपका पूरा बैलेंस बना देगा दोस्तों। किसके माध्यम से बनाएगा, ये पूरा मैंने आपको बताया दोस्तों। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, मेरे पास 912 पेजेस में CNS कंप्लीट है। अब आप सोच सकते हो मैं आपको कितना शॉर्ट अप बता रहा हूं, लेकिन वो बता रहा हूं जो EH में हमको जरूरत है दोस्तों। वेस्टिबुलो सेरेबेलम के लीजन में यहां पर मसल टोन में एक रिडक्शन होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं, जैसे जायसवाल मैडम ने कल पूछा था, हाइपोटोनिया।
ठीक है। तो वेस्टिबुलो सीरेबेलम के लीजन में यहां पर जो मसल टोन में एक रिडक्शन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिया, और पोस्चर और इक्विलिब्रियम के मेंटेनेंस का वहां पर फेलियर हो जाता है। मैडम इसी लेवल पर आप काम कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। तो ये जो हाइपोटोनिया होगा इसमें पोस्चर और इक्विलिब्रियम का मेंटेनेंस फेलियर हो जाएगा, और जब वो फेलियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको इस पूरे ट्रैक को रिजनरेट करना पड़ेगा। और इस ट्रैक में कहां ब्लॉकेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको अगर देखने को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो S1 1000 F1 1000 प्लस यहां पर S5 के साथ आप उस ऑर्गन के रेमेडी के रूप में सपोर्ट करना है, और वहां पर इंक्रीज मैकेनिज्म करना है, वो खास तौर से मोटर आपको सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपने वो कर दिया तो देखिए आपका पेशेंट हाइपोटोनिया का हो या एटोनिया का लेवल, आगे हम लीजन के समय में ये मैं पूरा बताऊंगा, वो तुरंत कंट्रोल कर लेंगे आप, टाइम नहीं लगेगा आपको कंट्रोल करने में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं पर रखते हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर जी, आपने जो हाइड्रोसेफेलस आज सिखाया, तो जब हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में एनोमली स्कैन करते हैं पेशेंट की, और जब वो डिटेक्ट होता है तो वो एएनसी मदर को हम लोग क्या ये दे सकते हैं मेडिसिन? हेलो सर जी, केवल C1 नहीं देना है, बाकी आपको सब देना है। C1 तो ये बिल्कुल नहीं देना, C1 और Yes, आरी दे दिया मतलब एबॉर्शन हो जाएगा। कभी Yes. भी प्रेग्नेंट लेडीज को 9 मंथ के पहले C1 और आरी तो भूल जाओ आप, यस सर, है ना जी। सर लेकिन ये सर एक बार बताइए सर, स्मेल में स्मेल नहीं दे सकते सर? किसमें सर? ये S10 C1 ये वाई का बिल्कुल दे सकते हैं ना सर, लेकिन वाई रिलैक्स कर देगा ना सर। नहीं, मैं तो बीपी वाले की बता रहा हूँ, जैसे किसी का बीपी हाई हो रहा है, लेडीज का, प्रेग्नेंट लेडीज का। अरे सर बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते जी हैं, क्योंकि टाइट जी सर। मैं तो करीब 13 लोगों को दे चुका हूँ सर। सर क्या ये फिर मेडिसिन 9 मंथ तक दे सकते हैं टिल डिलीवरी, जब तक ये हाइड्रोकेफेलस बेबी डिलीवर नहीं होता तब तक दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो आप, माँ को दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नेगेटिव करके दीजिए। ओके 10th डाइल्यूशन से शुरू करिए ताकि वहां तक जाए, ओके, है ना, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। अगर आप पॉजिटिव दोगे तो माँ के पेट में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो नेगेटिव में जाना पड़ेगा थोड़ा। सर नमस्कार सर। सर एक छोटा सा फीडबैक था सर मेरा भी। जी सनी सर। सर वो एक को बीपी हाई जा रहा था हमेशा, तो उसको A1 और वाई का जो मैं बात करवाया सर, तो उससे कंट्रोल आ गया सर। बहुत बढ़िया सर। देखिए अब ये विनोद सर एक चीज और सिखा दी सर ने हमको, उन्होंने A1 वाई से नहला दिया उसको। बताओ आप, यही चीज तो है, देखो आप कितना जनरेशन मिल रहा। कौन सी बुक में लिखा है बताओ आप मेरे को? नर्व के द्वारा कंट्रोल कर लिया सर। आप देखिए, मैंने मतलब कोई भी बुक में नहीं पढ़ा, शायद आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा। यही चीज है, यही हमारी स्पेशलिटी, हमारी एज फैमिली की। बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर जी, एक पेशेंट को 5 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन था जी। हेलो जी मुकेश सर बोलिए। एक को जी सर आपकी आवाज कट रही है बॉस। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर अभी आज। सर C4 L1 का 200 डालूशन के MMP ग्लोबल्स ने 1 मंथ में 5 kg वेट कम किया है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। C4 L1 जी 200 में MMP ग्लोबल्स। बहुत बढ़िया। अल्टरनेट दिया या एक ही में बना के दिया? अल्टरनेट दिया सर। हाँ अल्टरनेट का तो मिल रहा है सर। आप इसके साथ में यस सर, आप इसके साथ में S2 वाला फार्मूला भी ऐड करके दो। अच्छा सर, है ना, आप देखो कितना मैजिक मिलता है। 200 रहेगा सर। जी बिल्कुल। हाँ सर 200 में S2 को आप 1 लीटर पानी में D2 का 2 ml दे रहा हूँ अभी सर, चालू किया है मैंने। जी सर, मैं तो 300 प्लस में पहुंच गया हूँ सर। तो इसको मतलब दोनों तीनों फार्मूले एक साथ चला सकते हैं मतलब अपन? तो अब इसको तो S2 को सुबह शाम देना है 5-5 ml, टेंशन ही नहीं है आपको तो। अच्छा हाँ, और ये वाला अल्टरनेट चलाना है सर। आप तो 1 लीटर बिस्लरी लो, 2 ml डाल लो, अच्छे से स्ट्रोक मार के तैयार कर लो।
ठीक नहीं है सर, वो अभी मैं दूसरे पेशेंट को दिया हूँ, तीसरे पेशेंट को दिया हूँ। बाकी ये इसके अभी रिजल्ट आए मेरे पास में, कल ही आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर जी। 5 ml 10 ml रोज, आप 300 ml के जगह 320 ml दे दो पेशेंट को, ठीक है? पैसे ले लो आपको जितना लेना हो गया 1 महीने का डोज, आप देखो। अच्छा सर, जो कल पायरिया का जो पेशेंट था वो सर, वो उसमें मुंह से स्मेल जो आती है उसके लिए क्या अपन यही चालू करेंगे मतलब प्रोटोकॉल, या फिर और कुछ चेंज करें उसमें? सर यही चलेगा, इसमें आप L1 को ऐड कर दीजिए और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, L1 ऐड करना? हाँ बिल्कुल, L1 ऐड कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके दस्त क्लियर करो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, पेट साफ नहीं होता इसलिए मतलब बदबू आती है सर? बिल्कुल। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक मेरी तरफ से गिफ्ट आप लोगों के लिए। जब हम S1 को, ठीक है, S11 को, C6 को और B को 200 में देते हैं तो ये हाइपर एसिडिटी का नंबर 1 फार्मूला बन रहा है मेरा। मैं अभी मैक्सिमम पिछले 15 दिन में 10 पेशेंट्स को दिया हूं। 10 पेशेंट्स का 2 दिन के अंदर ओमेप्रोजोल, ऑन्डिविस्ट्रॉन ये सब बंद हो गया। इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आया। यस 11 C6 और B S1 S1 फीमेल हो तो S2, मेल हो तो S1, S11 C6 200 प्लस B4। सर बी का भी 200 है ना सर? D4 में ले लो आप, इसको D4 में ले लो और इसकी MMP ग्लोबुल्स बनाओ आप, और उसको 5-5 ग्लोबुल्स 3 टाइम चूसने को दो आप, देखो कितना शानदार रिजल्ट आता है। S2 200 सर? जी, फीमेल के लेवल पर S2 ओके। मेल के लेवल पर S1। अच्छा ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा ना सर ये? हाँ ये कॉम्बिनेशन है। इसको आप MMP ग्लोबुल्स बनाओ और उसके रिजल्ट लो आप। 2000 में सर? 200 सर। हाँ 200। सर BE की अलग से लेनी है सर? सर D4 में इसी में मिला लो आप, इसी में मिला के बना लें MP। बिल्कुल सर। आप एक काम करो, 30-30 ml तीनों जी देवांगन सर, 30-30 ml तीनों ले लो और 10 ml D4 का भी डाल दो उसमें, ये हो गया तैयार। 100 ml बना लो, ठीक है? समझ गई। सर ये जो ANC पेशेंट में हमें जब फेरस और कैल्शियम देना पड़ता है टिल 9 मंथ, तो क्या हम क्या दे सकते हैं एक्चुअली? जनरल टॉनिक S5C4 प्रोटोकॉल आप दे के देखो। ओके ऐसा पैदा होगा कि पूरे परिवार में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ओके सर, यानी क्योंकि कैल्शियम से मोस्ट ऑफ हाइपर एसिडिटी बोलते हैं पेशेंट, और आयरन से तो स्टूल ब्लैक हो जाता है ना। मेरे दोनों बेटों के फोटो बताऊंगा आपको, ठीक है? प्योर इलेक्ट्रोपैथ की देन है, प्योर इलेक्ट्रोपैथ, नो एनी एलोपैथिक मेडिसिन, ठीक है? मैं आपको डालूंगा ग्रुप में, आप देखिए मेरे दोनों बच्चों को। और आज मैं कहता हूँ मेरे से 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, ठीक है? सर वो C1 का 1000 भी तो चालू कर सकते हैं ना स्टार्टिंग से ही? हाँ वो 9 मंथ में तो वो कंपल्सरी 9 मंथ प्रोटोकॉल, उसमें तो इतना ब्रिलियंट डेवलप होता है। थ्रेटेन एबॉर्शन, हैबिचुअल एबॉर्शन, किसी प्रकार का एबॉर्शन नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज ये देखने में मिल रही है, अगर बच्चे में कोई डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है ना, वो भी करेक्ट कर देता है C1 का 1000। सर फिर ये डोज कैसे दें 1000 का? वीकली और वीकली वंस? डेली 10 ग्लोबुल्स 1 से 2 महीने तक, जैसे पहले पता लगता है 1 से 2 महीने तक आपको 1000 देना है, उसके बाद 500 1 महीने या 2 महीने देना है, उसके बाद 200 देना है, उसके बाद 30 5-5 गोली दिन में 3 टाइम देना है, उसके बाद 10th, जैसे ही 8वां महीना शुरू होता है 10th डायल्यूशन दो 10 दिन के लिए, उसके बाद 5th, उसके बाद 3rd, और जैसे डिलीवरी के लिए फर्स्ट फिंगर डायलिटेशन होता है C1 A1 वेन1 RE, केवल A1 वेन1 RE दे दो, आपको मैं बता रहा हूँ 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है, 10 मिनट के अंदर। 100 ग्लोबुल्स को 1 गिलास पानी में डालो, पी लो और घूट घूट पीने को बोलो उसको, डायल्यूशन बढ़ जाएगा उसका, फिंगर डायलिटेशन बढ़ जाएगा उसका। ओके सर नमस्कार जी सर, ये एसिडिटी का सर एक पहले फॉर्मुलेशन हुई थी आपसे बात एक बार, तो हमने स्टार्ट किया था S2 C10 L1 F1B, सर इसको 10th में दे रहा हूँ मैं एक्चुअली। हाँ ये भी काम करेगा, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत अच्छा काम करता है सर। 3 दिन बाद हमें जरूरत ही नहीं पड़ती 3 डेज बाद एसिड के बारे में। सर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर एसिडोसिस को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है? ये काम है इसका। अब ये S1 S2 S11 ये डायरेक्टली न्यूरोलॉजिकल काम करता है,
बताऊंगा मैं आपको, ये मंडे आपको बताऊंगा, मंडे में ये ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। नमस्ते सर। वो कितना ml डालना है सर? हेलो, S2 200 और C6 200? सब इक्वल 30 ml लो, 10 ml बी लो। उठाओ सर। जी वेंकटेश सर बोलिए। सर नमस्ते सर। प्रेग्नेंट लेडी को सर भेल वन यूज कराना हो सर चाहे बंद करो भाई, सटरा उठा ही रहा है। क्या यूज कराना है सर? हेलो हाँ, क्या यूज कराना है सर? भेल वन को सर देना हो तो कैसे दे सकते हैं सर? सर? प्रेग्नेंट लेडी को वेल वन प्रेग्नेंट लेडीज को तब दीजिएगा जब कोई बहुत ज्यादा हेरिडिटिकल या जेनेटिकल एब्नॉर्मिटीज हो। आप डायरेक्ट मत दीजिए उसको, ठीक है? उसकी जरूरत नहीं पड़ती है वेन वन की। नहीं सर, भरमी पीहू सर, भेल वन सर, भेल वन वर्वन बोलो सर, वर्वन भी ज्यादा नहीं देना उसको, ठीक है? हाई पोटेंसी में 1-2 डोज दे दो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज्यादा नहीं देना प्रेग्नेंट लेडीज को। सर नमस्ते सर। सर ये विटामिन D3 की कमी के लिए अपन क्या दे सकते हैं सर? सर ऑलमोस्ट दे रहे हैं हम लोग S5C4RE जी। जनरल टॉनिक D6 में मिलाइए। आप लोगों ने शायद वो लेक्चर अटेंड नहीं करा था क्या? मैंने आपको सारे मल्टीविटामिन का लेवल बताया था, आप में से कोई थे क्या? सर कौन से डे पे था सर? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। चलिए मैं मंडे आपको बताता हूँ। मैंने एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया था जब हमारे जो कुछ ग्रुप्स मेंबर हैं जो होम्योपैथ में बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बैक्सन होम्यो फार्मेसी दिल्ली में, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्लांट्स जो हैं 115 प्लांट्स, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी चाहिए क्योंकि हमारे EH में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो वहां जी सचिन सर, क्या आपके पास अवेलेबल है क्या? वो प्लीज आप शेयर करेंगे क्या ग्रुप में? मुझे डबल मेहनत करना पड़ेगी, वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा है, ठीक है ना? प्लीज सर, मैं कर दूंगा, जी हाँ सर, मेरे पास भी ये लिखा हुआ जी, सर, मेरे पास भी ये लिखा हुआ जी, प्लीज आप उसको शो कर दीजिएगा सभी को, सभी को। तो वहां पर उन्होंने मुझे पूरे एक प्लांट के लेवल पर बताया था किसमें विटामिन C ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उस प्लांट्स के लेवल पर। तो वो हालांकि उन्होंने मुझे सारे रिपोर्ट देने से मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलो आप मुझे ऊपर टप्पी टिप्स तो दे दो। तो उन्होंने एक मुझे फॉर्मेट दिया था, वो फॉर्मेट मैंने नोट आप लोगों को डायरेक्ट है, मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको शो कर दूंगा, अन्यथा हमारे 2 मेंबर हैं वो शो करेंगे। तो मैं डाल दूंगी सर। जी मैम। सर प्लांट के लेवल पे ही तो बताया होगा उन्होंने, एवरी प्लांट के लेवल पर। हाँ सर, प्लांट के लेवल पर, रेमेडी के लेवल पर। हाँ, रेमेडी के लेवल पर तो बताया था सर विटामिन C के लिए। जी सर, वो रेमेडी के लेवल पर बताया विनोद सर, और वो साइंटिफिक अप्रोच बताई उन्होंने, पूरी साइंटिफिक अप्रोच। चलिए दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा थ्रोट पेन हो रहा है, ठीक है सर, गुड नाइट सर।